कियू निंगशुंग ने कहा। तो आप वास्तव में अपमानजनक हैं, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी विशिष्ट पहचान नहीं पूछी। कियू निंगशुंग बस मुस्कुराया और उसके पास कहने का कोई मतलब नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता है, अधिक से अधिक लोग यहाँ आते हैं, उनमें से अधिकतर युवा होते हैं। सीन भी व्यस्त होता जा रहा है। हालांकि हुआन फैंग इस माहौल से बहुत परिचित नहीं है, लेकिन वह अजीब नहीं है। आखिरकार उसे गुओ लियांग के साथ बार में जाना पसंद था। ये देखा जा सकता है कि कियू निंगशुंग इस तरह के वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं है। दृश्य अधिक से अधिक शोर वाला है और उसकी भौहें झुर्रीदार है। पहली बार हुआन फैंग ने पूछा, ठीक है, कियू निंगशुंग ने उत्तर दिया। हुआन फैंग ने अपना मुंह घुमाया। अब वो नहीं मानते कि कियू निंगशुंग अमीरों की दूसरी पीढ़ी या सरकार की दूसरी पीढ़ी है, चाहे पुरुष हो या महिला, वे यहाँ खूब आते हैं। हुआन फैंग के बार में आने से पहले उसने अमीरों की दो दूसरी पीढ़ी को एक महिला के लिए लड़ते देखा था। यह असामान्य बात नहीं है कि वे लोग न केवल अक्सर यहाँ आते हैं, इसके अलावा यह आमतौर पर बहुत हाई प्रोफाइल है। बेशक कियू निंगशुंग को यह अवसर पसंद नहीं है, इसलिए वो नहीं आए। जब हुआन फैंग अभी भी अपने आसपास की व्यस्त भीड़ को देख रहा था, उसने अचानक कियू निंगशुंग के शब्द सुने, अंकल ली यहाँ है। हालांकि वो अंकल ली से पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन उसका चित्र प्राप्त करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। जब हुआन फैंग ने कियू निंगशुंग के शब्द सुने तो वो चौंक गया और दरवाजे की ओर देखा। वो कैसा है? हुआन फैंग ने ये कहते हुए आश्चर्य व्यक्त किया, अपनी बात समाप्त करते हुए अवचेतन रूप से सिर नीचे कर लिया। अब दरवाजे की ओर नहीं देखा। कौन? जाहिर है हुआन फैंग के शब्द कियू निंगशुंग ने सुने थे। कुछ नहीं, हुआन फैंग ने जल्दी में कहा। कियू निंगशुंग हुआन फैंग को देखता है। इससे पहले कि वह अनुमान लगाता कि टोंग कियांजुन इस मामले में शामिल था, कियू निंगशुंग को कुछ संदेह हुआ। अब उसे हुआन फैंग के बारे में और अधिक संदेह है। जाहिर है हुआन फैंग के पास खुद से छिपाने के लिए कुछ न कुछ जरूर होगा। हालांकि ये स्पष्ट रूप से ये प्रश्न पूछने का समय नहीं है। अंकल ली यहाँ आए हैं। पहली बार अंकल ली में दिखाई देने पर उन्होंने एक दूसरे को पाया, तो वे दरवाजे के कोने के पास बैठे हैं। जब वे अंदर आएंगे तो अंकल ली उनके पास से गुजरेंगे। हालांकि उसने सोचा कि उसे दूसरी तरफ से पहचाना नहीं जाएगा। कियू निंगशुंग ने अपना सिर घुमाया और अंकल ली को तब तक देखना बंद कर दिया जब तक वे चले नहीं गए। अंकल ली सबसे आगे चल रहे थे, उनके पीछे कई लोग चल रहे थे, जिनमें से एक का पैर खराब लग रहा था। हालांकि जब ये लोग हुआन फैंग के पास से गुजरे तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा। उन्होंने हुआन फैंग और उन दोनों की ओर नहीं देखा, बल्कि सीधे चल दिए। क्या आपके पास बात करने के लिए कुछ है? जब अंकल ली वहां से गुजरे, कियू निंगशुंग ने अंकल ली की पीठ की ओर देखा और हुआन फैंग से कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है, चलो जल्दी से पकड़ ले, नहीं तो बाद में हम इसे खो देंगे। हुआन फैंग ने जल्दी में कहा, मैं अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना चाहता जिसे मैं नहीं जानता। कियू निंगशुंग हुआन फैंग को देखने के लिए प्रेरित नहीं हुआ। जिस कारण से वह हुआन फैंग को अपने पीछे आने देने के लिए सहमत हुई, उसका कारण यह था कि उसने सोचा कि हुआन फैंग का कौशल अच्छा था और वह एक से अधिक लोगों की मदद कर सकती थी। दूसरा कारण यह है कि उसने हुआन फैंग की पृष्ठभूमि की जांच की और सोचा कि उसे कोई समस्या नहीं होगी, तो वह मान गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी जांच इतनी व्यापक नहीं है। मात्रा, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा व्यवसाय या कहने का इंतजार करें, वैसे भी मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, है ना? कियू निंगशुंग ने सिर हिलाया। वो इस बात को लेकर निश्चिंत थी। आखिरकार हुआन फैंग ने पिछली बार अपनी जान बचाई। भले ही हुआन फैंग कुछ छिपाती हो, यह उसके लिए हानिरहित होना चाहिए। वो अभी भी उसके पास है। ठीक है, चलिए आपके व्यवसाय पर बाद में चर्चा की जाएगी, कियू निंगशुंग ने कहा। जाहिर है उसने हुआन फैंग का अर्थ पूछना पूरी तरह से नहीं छोड़ा है। हुआन फैंग केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि बाद में उसे कैसे बताऊं। हालांकि ये सब बात की बात है। अब उन्हें अंकल ली को पकड़ना है और देखना है कि क्या उन्हें कुछ मिलता है। और हुआन फैंग ने भी अपनी अनुभवहीनता के लिए खुद को दोषी ठहराया। जब उन्होंने कहा कि टोंग कियांजुन इस मामले में शामिल हो सकते हैं तो वो थोड़ा लापरवाह हो गए थे। इस बार उसने कियू हाओ को अंकल ली का पीछा करते हुए देखा और उसने एक बार फिर गलती कर दी। बहुत आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि अब इसके बारे में सोचना इतना आश्चर्यजनक नहीं लगता। कियू हाओ मूल रूप से टोंग जियान को आगे बढ़ने में मदद कर रहा था, लेकिन अब अंकल ली शायद भाई प्यूमा की मौत से संबंधित है, इसलिए इसे टोंग जियान या टोंग कियांजुन से भी संबंधित होना चाहिए। और कियू हाओ अंकल ली का हाथ है, जो है इतना आश्चर्य की बात नहीं है। यह सही है, कियू हाओ वही है जिन्होंने अंकल ली का अनुसरण किया था। हुआन फैंग किसी अन्य की तुलना में अपने पैरों के बारे में अधिक जानता है, इसलिए उसने बस अपना सिर झुका लिया और दूसरे पक्ष को उसे देखने नहीं दिया, क्योंकि उसका दूसरे पक्ष से पहले झगड़ा हो चुका था। अगर उसे पता चल गया तो वह और कियू निंगशुंग बेनकाब हो जाएंगे। कियू निंगशुंग ने फिलहाल हुआन फैंग से पूछताछ नहीं करने का फैसला किया। वे उठते हैं, अंकल ली का अनुसरण करते हैं और चौथी मंजिल तक जाते हैं। पूरी मंजिल पर सभी प्रकार के निजी कमरे हैं। जाहिर है अंकल ली और अन्य लोगों की मंजिल उनमें से एक है। क्या करें, मैंने अंकल ली और अन्य लोगों को एक निजी कमरे में प्रवेश करते देखा, लेकिन दो लोग निजी कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दे रहे थे। जाहिर है मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग संपर्क करें। कियू निंगशुंग ने हुआन फैंग की समस्या पर नाराजगी व्यक्त की। वो इस बार गुप्त रूप से जांच करने आए। स्वाभाविक रूप से वो दूसरे पक्ष को पता नहीं चलने दे सकती थी, इसलिए वो जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकती थी। इसके अलावा भले ही उसने जबरदस्ती अंदर प्रवेश किया हो, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। कियू निंगशुंग को निराश देखकर हुआन फैंग को पता है कि उस पर भरोसा करने की कोई उम्मीद नहीं है, जो आश्चर्य की बात नहीं है। कियू निंगशुंग आखिरकार केवल एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी है। जाहिर तौर पर इन चीजों से निपटने में वो उतना अच्छा नहीं है। हुआन फैंग ने फिर से निजी कमरे को देखा, उसकी सामान्य स्थिति को समझा और फिर कियू निंगशुंग से कहा, मेरे पीछे आओ। कियू निंगशुंग को नहीं पता था कि हुआन फैंग क्या कर रहा था, लेकिन वो अवचेतन रूप से उसके साथ बना रहा। शायद पिछली बार हुआन फैंग ने उसे बचाया था, उसने उसे बहुत आत्मविश्वास दिया था। हालांकि रास्ते में कियू निंगशुंग ने अनजाने में पूछा, आप क्या करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से उनकी बातचीत पर ध्यान देना।
हुआन फेंगली ने निश्चित रूप से कहा, और फिर क्यू निंगशुंग की ओर देखा और कहा, अधिकारी क्यू, मैं मामले को सुलझाने में आपकी मदद कर रहा हूँ, और पिछली बार मैंने आपको बचाया था, है ना? हाँ, क्यू निंगशुंग ने यह कहने में संकोच नहीं किया कि हालांकि वो अपने दिल में हुआंग फैंग पर संदेह करती थी, लेकिन वो हुआंग फैंग की दयालुता को नहीं भूलेगी। इसके अलावा हुआंग फैंग इस बार मामले को सुलझाने में उसकी मदद कर रहा था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 256 तुम्हें ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो मुझसे वादा करो कि तुम बाद में जो भी देखोगे उसे गुप्त रखोगे, हुआंग फैंग ने कहा। इतना रहस्यमय क्या है? क्यू निंगशुंग जिज्ञासु है। इसके बारे में चिंता मत करो, पहले मुझसे वादा करो, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है, मैं सहमत हूँ, क्यू निंगशुंग ने कहा। कसम खाना, हुआंग फैंग अभी भी थोड़ा असहज है। यदि वह उन संभावित खतरों को खत्म नहीं करना चाहता, तो वह क्यू निंगशुंग के सामने उस चीज को सामने नहीं रखता। आखिरकार उन चीजों को उजागर नहीं किया जा सकता है, इसलिए उन्हें उजागर न करना ही बेहतर है, अन्यथा वे उसके लिए परेशानी का कारण बनेंगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं यह नहीं कहूंगा, ठीक है? क्यू निंगशुंग ने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। हालांकि वो क्यू निंगशुंग को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था, उसने सोचा कि उसे बोलने और शब्दों का हिसाब किताब करने में माहिर होना चाहिए। इसके अलावा भले ही उसने अपने शब्दों को तोड़ दिया हो, इस बार उसने जो चीजें निकाली, हालांकि वे उजागर हो गई, उससे उसे कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन वे घातक नहीं थी। उन्होंने जल्द ही नाइट क्लब छोड़ दिया। क्यू निंगशुंग उत्सुक था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। ठीक है, हुआंग फैंग और क्यू निंगशुंग नाइट क्लब के पीछे की ओर मुड़ते हैं, जो एक अंधेरी और सुदूर गली है। आप क्या करना चाहते हैं? क्यू निंगशुंग ने अपनी आंखों के आसपास के वातावरण को देखा और सावधानी से कहा, यहाँ बहुत अंधेरा है, लगभग कोई भी नहीं गुजरेगा। अगर हुआंग फैंग बुरा है तो किसी और को पता नहीं चलेगा। इसके अलावा ऐसा लगता है कि हुआंग फैंग का कौशल इससे बुरा नहीं है, उसके अपने से ज्यादा। मुझे लगता है कि क्यू निंगशुंग यहाँ थोड़ा सावधान है। बेशक, उनकी बात सुनो। हुआंग फैंग को क्यू निंगशुंग की असामान्यता नहीं मिली, लेकिन अंकल ली के कमरे की ओर देखा। इतनी ऊंचाई से कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ आओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, हुआंग फैंग ने जुमी जादुई रेशम के दस्ताने पहनते हुए क्यू निंगशुंग से कहा। नरक में जाओ, भेड़िया। क्यू निंगशुंग चिंतित था। हुआंग फैंग की बातें सुनकर वह तुरंत क्रोधित हो गया और बाहर निकाल दिया। हुआंग फैंग, जिनके पास कोई तैयारी नहीं थी, को तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया। क्यू निंगशुंग की अपनी तलवार सुधारने की प्रवृत्ति को देखकर हुआंग फैंग ने कहा, तुम किस चीज के लिए पागल हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो, तुम मेरा फायदा उठाने के लिए मुझे यहाँ लाए हो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। हालांकि हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग को बचाया, लेकिन क्यू निंगशुंग पर हुआंग फैंग की अच्छी छाप थी। लेकिन अब हुआंग फैंग उसका फायदा उठाना चाहता है, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन आपका फायदा उठाएगा? हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मुझे उठा लो। हुआंग फैंग के शब्दों ने क्यू निंगशुंग को स्तब्ध कर दिया। उसने नाइट क्लब की दीवार के पीछे की ओर देखा। नाइट क्लब का पिछला हिस्सा इतना चिकना था कि उसके पास उधार लेने की जगह भी नहीं थी। मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ? ठीक है, इस समय मैं वक्रोक्ति करना चाहता हूँ, क्यू निंगशुंग ने ठंडे स्वर में कहा। किसके पास परिष्कृत है? हुआंग फैंग ने कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं पहले ऊपर जाऊंगा और आप इसे नीचे देख सकते हैं। फिर हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग का हाथ छोड़ा, अपना दाहिना हाथ उठाया और उस कमरे की खिड़की के निचले किनारे की ओर इशारा किया जहां अंकल ली चौथी मंजिल पर थे। तब क्यू निंगशुंग की हैरान आंखों में हुआंग फैंग वास्तव में उड़ गया और सीधे चौथी मंजिल पर अंकल ली के कमरे की खिड़की पर उड़ गया। उसके बाद हुआंग फैंग के हाथ मजबूती से दीवार से जुड़े हुए थे और हुआंग फैंग अंकल ली की खिड़की के बाहर स्थिर अवस्था में लेटे हुए थे। क्यू निंगशुंग छिपकली की तरह दीवार पर लेटे हुए हुआंग फैंग को देखता है और अपना मुंह खोलता है। कुछ देर तक उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। उसका चेहरा सदमे से भरा है। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग फैंग इस तरह ऊपर जाएगा, लेकिन शीर्ष पर मौजूद हुआंग फैंग थोड़ी देर बाद नीचे आ गए। कोई उपाय नहीं है। ऐसा लगता है कि क्यू निंगशुंग की कुछ पृष्ठभूमि है और वह एक पुलिसकर्मी है। उसे उसकी मदद की जरूरत है, लेकिन वो वास्तव में उसे अपमानित नहीं कर सकता। उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप अब मुझ पर विश्वास करते हैं? हुआंग फैंग के लगातार उतरने के बाद उसने क्यू निंगशुंग से कहा। क्यू निंगशुंग ने अभी भी हुआंग फैंग को इतने हैरान तरीके से देखा, उसका सिर अनजाने में जल उठा और फिर उसने प्रतिक्रिया की। उसने हुआंग फैंग को दो चमकती आंखों से देखा। तुमने ये कैसे किया? इतना ही। हुआंग फैंग ने अपने दस्ताने उठाए और क्यू निंगशुंग से कहा, यह मत भूलो कि तुमने मुझसे पहले क्या वादा किया था। तुम मुझे इसके बारे में नहीं बता सकते। नहीं नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है, क्यू निंगशुंग ने कहा। क्या आपकी कोई शर्त है? हुआंग फैंग ने कुछ असंतोष के साथ कहा। बेशक, आपका दस्ताना मेरे खेलने के लिए है। यदि आप वादा करते हैं तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा। क्यू निंगशुंग ने हुआंग फैंग के दस्तानों को देखा और कहा। बिल्कुल नहीं, हुआंग फैंग ने कहा कि वो इस बारे में ज्यादा लोगों को नहीं बताना चाहते। क्यों नहीं? क्यू निंगशुंग ने असंतोष से कहा। कोई कारण नहीं है। वैसे भी मैं इसे उधार नहीं लेना चाहता। यदि आपको ये कहना है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हुआंग फैंग को क्यू निंगशुंग पर कुछ भरोसा है, लेकिन वह दूसरों से अलग है। अगर कोई इस चीज को देख ले और उसे अपने पास रखना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? यह अपने लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए नहीं है। यदि आप उधार नहीं लेते हैं तो उधार न ले, कंजूस। क्यू निंगशुंग ने असंतुष्ट होकर कहा। हालांकि वह हुआंग फैंग के विचार को समझती थी। जाहिर है हुआंग फैंग नहीं चाहती थी कि यह चीज बहुत से लोग देखें, इसलिए उसने इसके लिए और कुछ नहीं मांगा। हुआंग फैंग को भी गुप्त रूप से राहत मिली है। यदि आप चाहते हैं कि वो इतनी अच्छी तरह से बात करे तो आपको उसके लिए खेलने का मौका मिल सकता है जब कोई और न हो। बाद में हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग को पकड़ने का प्रस्ताव रखा। इस बार क्यू निंगशुंग ने मना नहीं किया। हुआंग फैंग को हराना तो दूर की बात है,
ओह, वे फिर से अंकल ली के कमरे में खिड़की के निचले किनारे पर आ गए। खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से बंद नहीं थी। क्यू मिंगशुंग ने अपने हाथ से धीरे से खिड़की खोली और वे फिर से थोड़ा ऊपर चले गए। उनके सिर खिड़की के किनारे से थोड़ा ऊपर थे, ताकि वे न केवल अंदर की आवाज सुन सके, बल्कि अंदर की स्थिति भी देख सके। इसमें अंकल ली कुछ दस्तावेज देख रहे हैं। जहां तक दूसरों की बात है, क्यू हाउ सोफे के एक तरफ बैठा है, नशे में है और अपने मोबाइल फोन से खेल रहा है। जहां तक दूसरों की बात है, वे अंगरक्षक के रूप में मौजूद प्रतीत होते हैं और दरवाजे के पास पहरा दे रहे हैं। हुआंग फेंग और उनकी पत्नी खिड़की के बाहर इंतजार कर रहे थे। हुआंग फेंग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन क्यू मिंगशुंग का चेहरा लाल होने लगा। ये पहली बार है जब क्यू मिंगशुंग को उसके पिता के अलावा किसी विपरीत लिंग ने पकड़ लिया है। इसके अलावा वे इतने करीब हैं कि वे एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा वे गर्मियों में ज्यादा कपड़े नहीं पहनते हैं, खासकर हुआंग फेंग, जिनके पास केवल एक टी शर्ट है। जब क्यू मिंगशुंग उसके करीब होता है तो वह अपने शरीर और यहाँ तक कि अपने पेट की मांसपेशियों को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया और उसका दिमाग थोड़ा भ्रमित हो गया। GZBPCO, एक सब फिक्शन नेटवर्क, तेज अपडेट और कमती विज्ञापनों के साथ। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 257 छिपकर बातें सुनना। आप क्या कर रहे हो? अपने बगल में और अधिक भारी सांस लेने की आवाज महसूस करते हुए हुआंग फेंग ने उत्सुकता से क्यू मिंगशुंग की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम बहुत लाल हो, क्या तुम बीमार नहीं हो? नहीं, नहीं। क्यू मिंगशुंग हुआंग फेंग के शब्दों से हैरान थी और उसने जल्दी से समझाया कि वो इस समय शांत नहीं थी। लेकिन हुआंग फेंग ने उसे संदेह से देखा और फिर अचानक वो भी मजाक करने में दिलचस्पी लेने लगा। उसने अपना सिर क्यू मिंगशुंग के कान के पास रखा, पहले उसके कान पर धीरे से फूंक मारी और फिर उसके कान की ओर देखा और तुरंत लाल हो गया। वो फुसफुसाए, हमारा अधिकारी क्यू शर्मिला नहीं है, है ना? इस समय क्यू मिंगशुंग का चेहरा अधिक लाल है और उसके चेहरे पर तापमान अधिक है। ऐसा लगता है कि वो खून टपकाना चाहती है। वो हुआंग फेंग को घूरना चाहती है और उसे चेतावनी देना चाहती है। हालांकि उसकी आंखों में कोई घातकता नहीं है और उसकी आंखों में कुछ पानी के अर्थ है। ये हुआंग फेंग को चेतावनी देने जैसा नहीं है, ये हुआंग फेंग को चिढ़ाने जैसा है। कम से कम हुआंग फेंग तो यही सोचते हैं। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब क्यू मिंगशुंग ने उसे इस तरह देखा तो उसे भी कुछ महसूस हुआ। आखिर वो भी एक मजबूत खून वाला युवक है। उसने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है। कुछ पहलुओं में उसके पास स्वाभाविक रूप से विचार और जरूरतें होंगी। अब वो क्यू मिंगशुंग के बहुत करीब है और दोनों के शरीर पर ज्यादा कपड़े नहीं है। एक दूसरे की सांसों को महसूस करें। हुआंग फेंग की सांस भी धीरे धीरे अव्यवस्थित और अधिक तेज है। गर्म सांस क्यू मिंगशुंग के चेहरे पर फैल गई, जिससे क्यू मिंगशुंग के विचार धीरे धीरे अव्यवस्थित हो गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे अनजाने में करीब आ गए। क्या ज़िचेंग वहां आपके संपर्क में है? जब वे भ्रमित लग रहे थे, अचानक कमरे में अंकल ली की आवाज दिमाग में आई और उन्होंने उन्हें जगा दिया। इस समय उन्होंने पाया कि उनके मुंह और मुंह के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर से भी कम थी। अगर अंकल ली की आवाज थोड़ी देर बाद आई तो उनके मुंह जरूर मिले होंगे। क्यू मिंगशुंग थोड़ा शर्मीला और गुस्से में उठता है। ऐसा लगता है कि वो आसपास के माहौल को पूरी तरह से भूल गया है। जैसे ही वो हुआंग फेंग को धक्का देता है, हुआंग फेंग का शरीर तुरंत पीछे चला जाता है। सौभाग्य से, हालांकि केवल एक हाथ में दस्ताने पहने हुए थे। दस्ताने में मजबूत सोखने की क्षमता होती है और वे नीचे नहीं गिरे। हालांकि हुआंग फेंग को क्यू मिंगशुंग ने धक्का दिया था, फिर भी उसने उसे दूसरे हाथ से मजबूती से पकड़ रखा था। उत्साहित मत हो, उत्साहित मत हो। क्यू मिंगशुंग पहले ही जवाब दे चुका है। वे ऊंची दीवार पर हैं। यदि वे गिर जाते हैं तो वे मर नहीं सकते, लेकिन वे विकलांग हो सकते हैं और हिलने डुलने की हिम्मत नहीं कर सकते। हालांकि वे हुआंग फेंग को घूरकर देखते हैं, जैसे कि वे उसे निगलने जा रहे हों। ये देखकर कि क्यू मिंगशुंग बहुत दूर नहीं गया, हुआंग फेंग को राहत मिली, लेकिन उसकी आंखों को देखकर हुआंग फेंग शर्मिंदा हो गया। बस इसकी मदद नहीं कर सकता, यह इसकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, मैं बाद में आपसे संपर्क करूंगा। क्यू मिंगशुंग भी जानते हैं कि यह इस बारे में बात करने का समय नहीं है। इसके अलावा अभी जो हुआ उसके लिए भी वह जिम्मेदार है। उसने पहली बार में हुआंग फेंग को दूर नहीं धकेला। ऐसा लगता है कि उसे अभी भी सहयोग का मतलब समझ आया है, जिससे उसका दिल थोड़ा कमजोर हो गया है। इसलिए भले ही वह हुआंग फेंग से परेशानी में हो, उसके पास अपर्याप्त रिजर्व का भी अर्थ है। हुआंग फेंग अजीब तरह से हंसते हैं। कुछ लोग क्यू मिंगशुंग को देखने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन वह यातायात पुलिस के आकर्षण से घृणा करते हैं। ठीक है, मैं उसके संपर्क में हूँ, वो वहाँ बुरा नहीं है। उसने मुझसे ये भी पूछा कि मैं यहाँ कैसा हूँ। वो जल्दी वापस आना चाहता है और अंकल ली की मदद करना चाहता है, क्यू हाओ ने कहा। अंकल ली के 2 दाहिने सहायकों के रूप में क्यू हाओ और लिन चेंग के बीच आमतौर पर बहुत सारे कनेक्शन और अच्छे संबंध हैं। इसलिए हालांकि लिन दूसरे शहर में है, फिर भी उनके पास क्यू हाओ के साथ संबंध है और वे यहाँ की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि जिन 2 लोगों के बीच पहले अच्छे संबंध थे, उनमें कुछ बदलाव आए हैं। ये परिवर्तन क्यू हाओ के टूटे हुए पैर के कारण हुआ था। पूर्व 2 लोग अंकल ली के हाथों समान रूप से विभाजित हैं। उनके पास समान ताकत और अधिकार है। हालांकि क्यू हाओ के टूटे हुए पैर के बाद से उनकी ताकत को नुकसान होना तय है। यह अज्ञात है कि क्या वे मिश्रण करना जारी रख सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि लिन ज़िचेंग ने क्यू हाओ के कर्मचारियों को कुछ सुझाव दिए हैं इस मामले में। हालांकि क्यू हाओ अस्पताल में है, वो ये जानता है। हालांकि क्यू हाओ के पास उस समय ज्यादा रास्ते नहीं थे। हालांकि अंकल ली अब भी उनके लिए वही थे। आखिरकार उनका एक पैर टूट गया। कोई भी निश्चित नहीं हो सकता कि अंकल ली उन पर विश्वास करते रहेंगे और पहले की तरह उन पर भरोसा करते रहेंगे। इसलिए उनके कुछ अनुयायियों की नजर लिन जी पर है। हालांकि लिन ज़िचेंग ने यहाँ कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की है, इसलिए वो घबराकर भाग जाता है। क्यू हाओ सतह पर लिन ज़िचेंग के प्रति सहानुभूति रखता है, लेकिन वो गुप्त रूप से खुश है। उन्हें ये भी उम्मीद है कि लिन ज़िचेंग कभी वापस नहीं आएंगे। उस स्थिति में वो अंकल ली का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाएगा। ठीक है, ज़िचेंग की दिलचस्पी है, अंकल ली ने कहा।
अंकल ली, अब स्थिति कैसी है? क्या पुलिस ने मामला सुलझा लिया? क्यू हाउ ने पूछा। संतुलन कौन सा इतना आसान है? इस मामले में निर्देशक कियो की बेटी शामिल है, इससे निपटना इतना आसान कैसे हो सकता है? ली शुचेन ने कहा। इस समय हुआंग फेंग, जो बाहर सुन रहा था, को कुछ एहसास हुआ। उन्होंने कियू निंगशुंग की ओर देखा और कहा, उनके मुंह में निर्देशक कियो की बेटी आप नहीं है ना? कियू निंगशुंग ने उस पर सफेद नजर डाली और कहा, बात मत करो। इसके बाद उसने चुपचाप अपना मोबाइल फोन निकाला और रिकॉर्डिंग खोलकर देखा तो मोबाइल फोन खिड़की के किनारे पर रखा था, लेकिन अंदर मौजूद लोगों को वो नहीं मिला। टोंग की अंजुम का इरादा हमारी मदद करने का नहीं था, उसका बाहर आना बेकार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या सोचता है। सही तौर पर कियू हाउ को अभी भी लिन जिचेंग की परवाह है। अब वो सेवानिवृत्त हो गया है। कियू हाउ की आंखों में थोड़ी खुशी चमक उठी। यदि लिंजी ने अपराध किया तो ये खत्म हो जाएगा, उन पर आग नहीं जलेगी। इसके बजाय लिन जिचेंग भी मर जाएगा। इससे बेहतर कोई अंत नहीं है। ये बहुत ज्यादा है। हम उसके शब्दों के कारण प्यूमा को मारने गए थे। अब कुछ गड़बड़ है। वो चाहता है कि हम इसे स्वयं ही हल करें। कियू हाउ ने गुस्से में कहा। अंकल ली भी बहुत उदास थे। कियू हाउ की बातें सुनकर वो और भी परेशान हो गया। एक स्पर्श से उसकी मुट्ठी मेज पर लगी। GZBPCO, एक सब फिक्शन नेटवर्क, तेज अपडेट और कमती विज्ञापनों के साथ। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 258 पहले धोखा दो। अंकल ली, हमें पहले क्या करना चाहिए? कियू हाउ ने पूछा। अंकल ली बहुत देर तक आंखें बंद करके वहीं बैठे रहे और गहरी आह भरते रहे। ये केवल बेटे का बलिदान है। यह एक हल्का और तैरता हुआ वाक्य है जो कियू हाउ को खुश करता है। अब से अंकल ली के अधीन वह अकेला है। लेकिन फिर उसने भौहें सिकोड़कर कहा, मुझे डर है कि जिचिंग को यह पसंद नहीं आएगा। कियू हाउ अब इस मुद्दे पर विचार करने के लिए अंकल ली की स्थिति पर पूरी तरह से कायम है। आखिरकार अंकल ली उनके सबसे बड़े समर्थक हैं। अंकल ली का पतन उनके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए लिन जिचिंग बलिदान दे सकते हैं, लेकिन अंकल ली के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। मुझे भी यही चिंता है, अंकल ली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इसके अलावा वह मेरे बारे में बहुत सी बातें जानता है। मुझे डर है कि उस समय अपनी नाराजगी के कारण वह मुझे धोखा देगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं अंकल ली के प्रति बहुत वफादार हूँ। कियू हाउ ने कहा कि हालांकि जब उन्होंने ये कहा तो उनमें बहुत आत्मविश्वास था। उन्होंने अलग ढंग से सोचा। यदि अंकल ली खुद को दोषी ठहराना चाहते हैं और जेल जाना चाहते हैं तो ये गारंटी देना कठिन होगा कि वह भी नाराजगी महसूस करेंगे और कुछ पागलपन भरी हरकतें करेंगे। मुझे इससे सावधान रहना होगा। अंकल ली ने अफसोस जताया कि उनके सतर्क चरित्र और व्यापक विचार विमर्श के कारण इतने सालों तक उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। इस तरह खतरे को सीधे तौर पर खत्म किया जा सकता है। इस तरह मैं बाद में फोन करूंगा और उसे पहले वापस आने के लिए कहूंगा। फिर आप किसी को उसके बेटे और पत्नी को पकड़ने के लिए ले जाएं। मुझे याद है कि उसका बेटा अभी प्राइमरी स्कूल गया था। छोटा लड़का बहुत प्यारा है। मुझे विश्वास है यहाँ तक कि अपने बेटे के लिए भी जिचिंग कुछ भी बेवकूफी नहीं करेगा, ली शुचेन ने कहा। अंकल ली के शब्दों ने कियू हाउ को ठंडा महसूस कराया। हालांकि उन्हें यह भी उम्मीद थी कि लिन जिचिंग कभी वापस नहीं आएंगे। उस स्थिति में वह अकेले होंगे। हालांकि लिन जिचिंग के प्रति अंकल ली के रवैये ने उन्हें ठंडा महसूस कराया। जब अंकल ली ने लिन जिचिंग को छोड़ने का फैसला किया तो उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने सीधे तौर पर अपने परिवार को नियंत्रित किया। लिन जिचिंग में प्रतिरोध के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हाँ, मैं समझा, कियू हाउ ने जल्दी से उत्तर दिया। हाँ, इसके बारे में मत सोचो, मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ। जिचिंग में प्रवेश करने के बाद आप ही मेरा एकमात्र सहारा है। मुझे निराश मत करो। शायद उसने कियू हाउ के दिल में कुछ विचार देखे हो। अंकल ली ने उसे सांत्वना दी। जाहिर है वह नहीं चाहता था कि कियू हाउ अधिक सोचे। अगर अंकल ली कुछ भी कहते हैं तो जिचिंग और मेरा जीवन अंकल ली का है। जब तक अंकल ली को इसकी आवश्यकता है, कियू हाउ आग और पानी से गुजरने को तैयार है। कियू हाउ ने तुरंत अपनी वफादारी व्यक्त की। ठीक है, मैं तुम्हारी वफादारी जानता हूँ। सबसे पहले तुम अभी अभी अस्पताल से निकले हो, पहले आराम करो। अंकल ली ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। हाँ, मैं पहले नीचे जाऊंगा। कियू हाउ दो। अंकल ली ने उसकी ओर हाथ हिलाया। उसके बाद कियू हाउ बाहर चला गया और कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग बाहर चले गए। इस समय अंकल ली कमरे में अकेले थे। हुआंग फेंग और कियू निंगशुंग एक दूसरे को देखते हैं। इस मौके पर अंकल ली को पकड़ना बहुत आसान है। हालांकि अगर वे ऐसा करते हैं तो यह आश्चर्य की बात है। चिंता मत करो, लिन जिचिंग के वापस आने तक प्रतीक्षा करो। कियू निंगशुंग ने कहा कि हुआंग फेंग ने सिर हिलाया और उसने भी ऐसा सोचा। अगर उसने अब अंकल ली को पकड़ लिया तो लिन जिचिंग निश्चित रूप से वापस नहीं आएगा। आखिरकार अंकल ली का सही तौर पर बहुत सारा कारोबार है। अगर वह इसे पकड़ना चाहे तो यह मुश्किल नहीं है। सबूत मिलना मुश्किल है। अब ऐसा लगता है कि कुछ सबूत तो हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हम एक अपरिपक्व सफेद आंखों वाले भेड़िए को उठाओ। कमरे में अंकल ली ने ठंडे स्वर में कहा। कियू हाउ की प्रतिक्रिया बस उसकी आंखों में देखी जा सकती थी। एक परिष्कृत व्यक्ति के रूप में कियू हाउ जानता है कि वह अपने मन में क्या सोचता है। इसके अलावा कियू हाउ लिन जिचिंग की तरह ही अपने बारे में बहुत कुछ जानता है। आज वह उतना विश्वसनीय नहीं है। ऐसा लगता है कि तैयारी करना जल्दबाजी होगी। अंकल ली ने खुद से कहा कि हालांकि उन्होंने एक ही बार में 2 प्रभावी पड़ाव खो दिए, लेकिन उन्हें कुछ चोटें भी लगी। हालांकि वह इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि वह ऐसे लोगों से घिरा हुआ था जिन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए अगर कुछ चोटें भी आती तो भी वह ऐसा ही करता। इसके अलावा वह वर्तमान में बुरा नहीं है और वह पूरी तरह से नए लोगों को प्रशिक्षित कर सकता है। भले ही नए लोगों की क्षमता लिन जिचिंग और कियू हाउ से तुलनीय न हो, जब तक कि वे पर्याप्त वफादारी रखते हैं, ये पर्याप्त है। अरे जिचिंग, यह मैं हूँ। ठीक है, इसे यहाँ लगभग संभाल लिया गया है। आप कल वापस आ जाएं, यही लेकांग में। सावधान रहें।
हालांकि चीजें अब संभाल ली गई हैं, लेकिन पुलिस ने अपनी सतर्कता में पूरी तरह से ढील नहीं दी है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। शाम को आपको चुपचाप अंदर आना चाहिए और फिलहाल अपने परिवार से संपर्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे कल मिलूंगा। उसके बाद अंकल ली ने लिन ज़िचेन को फोन किया और अब उन्होंने स्पष्ट रूप से लिन ज़िचेन को सच बताने की हिम्मत नहीं की। सीधे, पर इस बार उसने सबसे पहले लिन ज़िचेन को धोखा दिया। थोड़ी देर के लिए फोन रखने के बाद अंकल ली भी कमरे से चले गए। बाद में हुआंग फेंग और क्यूनिंग शुंग चुपचाप दीवार से नीचे आ गए। अब मुझे क्या करना चाहिए? कल जारी रखें या क्या आप पुलिस को जाने देंगे? हुआंग फेंग ने क्यूनिंग शुंग से पूछा। ऐसा लगता है कि लिन ज़िचेंग निश्चित रूप से कल वापस आएंगे। हालांकि हुआंग फेंग निश्चित नहीं है। लिन ज़िचेंग वास्तव में खुद को बदल लेंगे। आखिरकार मामला अभी भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा क्यूनिंग शुंग भी इसमें शामिल है, इसलिए सजा हल्की नहीं होगी। यदि वह खुद को सौंपने से इनकार करता है तो संभवतः वह भागना जारी रखेगा। चलो पहले कल आते हैं। यह मामला स्काउट से जुड़ा है। मैं पुलिस स्टेशन के लोगों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकता। क्यूनिंग शुंग ने एक पल के लिए सोचा और कहा कि यद्यपि वह टोन कियानजुन को नीची नजर से नहीं देख सकती, लेकिन वह उसकी क्षमता को भी नीची नजर से नहीं देख सकती। टोन कियानजुन का पूरे प्रांत में गहरा संबंध है। यदि वह इस बार मामले में नहीं होता तो टोन कियानजुन पूरी बात को दबा भी देता। रेखा, हुआंग फेंग ने सहमत होने में संकोच नहीं किया, लेकिन कॉल के साथ कहा, हालांकि कल यहां शांतिपूर्ण नहीं हो सकता है। जब क्यूनिंग शुंग ने हुआंग फेंग के शब्द सुने तो उसे लगा कि वह डर गया है। आखिर ये लोग झगड़ने में अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा हुआंग फेंग पुलिसकर्मी नहीं है, उसे शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कल अकेले आऊंगा और तुम आना नहीं चाहते। क्यूनिंग शुंग को अभी भी अपने कौशल पर कुछ भरोसा है। हालांकि वह हुआंग फेंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो सकती है, लेकिन वह सोचती है कि जब वह लापरवाह नहीं है तो उसके सामने इन लोगों से निपटना ठीक है। इसके अलावा वह अपनी पहचान को लेकर बहुत स्पष्ट है और उसे विश्वास नहीं है कि वे लोग दोबारा ऐसा करने की हिम्मत करेंगे। क्या आप अकेले हैं? ये काम नहीं करेगा, हुआंग फेंग ने निर्णायक रूप से कहा। क्यूनिंग शुंग को खंडन करते देख हुआंग फेंग ने कहा, मुझे पता है कि आपके पास कुछ कौशल है, लेकिन वे लोग सरल नहीं हैं। बेहतर नवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 259 स्पष्टीकरण। लगता है आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। क्यूनिंग शुंग ने हुआंग फेंग को संदेह से देखा और फिर हुआंग फेंग के बारे में सभी प्रकार के संदेह के बारे में सोचा। वो अधिक संदिग्ध थी। हुआंग फेंग न केवल एक सुरक्षा गार्ड था, उसके पास खुद से छिपाने के लिए कुछ न कुछ जरूर था। आप हर समय यहाँ नहीं रहना चाहते। हुआंग फेंग ने अपनी आंखों के चारों ओर अंधेरे वातावरण को देखा और कहा, जाओ जगह बदल लेते हैं। क्यूनिंग शुंग भी जानते हैं कि यह जगह चीजों के बारे में बात करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं। जल्द ही वे एक छोटे रेस्तरां में चले गए और एक निजी कमरा मांगा। वे दोनों काम से आए और अभी तक खाना नहीं खाया। हालांकि लेकोंग में उनके पास कुछ खाना था, लेकिन उन्होंने अभी तक पर्याप्त नहीं खाया है। अब वे इसे खाते समय कह सकते हैं। हुआंग फेंग भी जानते हैं कि कुछ बातें कही जानी चाहिए। आखिरकार उन्होंने कहा है कि वो पहले भी कई बार लीक करते रहे हैं। क्यूनिंग शुंग को तब तक संदेह होना चाहिए जब तक वो मूर्ख नहीं है। ठीक है, मुझे तुमसे बात करने दो, हुआंग फेंग ने कहा। अभी मैंने कहा था कि आपके लिए यहाँ अकेले आना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मैंने उस आदमी के साथ खेला है जिसके पैर अच्छे नहीं है। कियू हाओ, क्यूनिंग शुंग ने कहा कि अंकल ली ने अभी कियू हाओ नाम दिया है। हाँ, यह वही है। वो पहले मुझे सबक सिखाने के लिए किसी को लाया था और मैंने उसका पैर तोड़ दिया। हालांकि यह उसकी लापरवाही है। अगर वो शुरू से ही मेरी आंखों में देखता है तो ये कहना मुश्किल है कि मैं जीत सकता हूँ या नहीं। हुआंग फेंग ने कहा कि उन्होंने कियू हाओ से निपटा था और स्वाभाविक रूप से उनकी ताकत को जानते थे। हालांकि हुआंग फेंग ने क्यूनिंग शुंग को सच नहीं बताया। हालांकि कियू हाओ शक्तिशाली है। अगर हुआंग फेंग जादू और आंतरिक शक्ति का एक साथ उपयोग करता है तो वो उसे हरा सकता है। हालांकि जादू के बिना क्यूनिंग शुंग उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं है। तो भले ही उस आदमी के पैर अभी तेज न हो, वो इसे नीची दृष्टि से नहीं देख सकता। इसके अलावा हो सकता है कि कल कोई जंगल उससे भी बदतर न हो। हुआंग फेंग रोड, वो तुम्हें परेशान क्यों करता है? क्या तुम्हारा कोई झगड़ा है? क्यूनिंग फ्रॉस्ट ने पूछा। कोई बदला नहीं, यह एक पागल आदमी की वजह से है, हुआंग फेंग ने कहा और फिर क्यूनिंग शुंग को टोंगवोन के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया। क्या आपको लगता है कि यह आदमी पागल है? मैं बस यही चाहता हूँ कि वो कार से उतरे और पंजीकरण कराए। मैं इसके लिए उससे नफरत करता हूँ। मुझे कई बार परेशान किया गया है। हुआंग फेंग की शिकायत है कि इस मामले के लिए वो अभी भी सोचते हैं कि लड़का एनएन एक पागल आदमी है। सामान्य लोगों के लिए ऐसा करना कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बच्चों के लिए उसे एक व्यक्ति के रूप में मानना अजीब है। क्यूनिंग शुंग ने कहा कि उसने शकल में लड़के की सुरक्षा के बारे में भी सुना है। वो ये भी जानती थी कि वो किस तरह का व्यक्ति था, इसलिए हुआंग फेंग ने जो कहा उस पर उसे संदेह या आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे अब भी लगता है कि यह आदमी पागल है, हुआंग फेंग ने जोर दिया। क्यूनिंग शुंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और कहा, आपने यह अनुमान क्यों लगाया कि टोन कियानजुन का इससे कुछ लेना देना है? मैंने पहले नहीं कहा है कि टोन कियानजुन और अंकल ली के बीच दोस्ती है, ठीक है? क्योंकि प्यूमा की मृत्यु संभवतः टोन कियानजुन या टोन जियान द्वारा निर्देशित है। हुआंग फेंग ने आगे कहा, इससे पहले उस युवा भाई ने भी मेरी परेशानी पूछने के लिए टोन जियान के आदेश को स्वीकार कर लिया था। तब मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन टोन जियान हमेशा इसी तरह मेरी परेशानी पूछता था। मैं उसे पीटने गया था, जैसे कि मैंने उसके पैर को रोक दिया था। मैंने उसे यह कहते हुए मुझे देखने नहीं दिया कि वह छोटे भाई का दोस्त था। फिर टोन कियानजुन या टोन जियान उससे नाराज हो सकते हैं। ये बोलते हुए हुआंग फेंग को अचानक एहसास हुआ कि यद्यपि उसके सामने वाला व्यक्ति एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, वह भी एक पुलिसकर्मी है। इसके अलावा वो एक पृष्ठभूमि वाला पुलिसकर्मी है। असल में उसने उसे लोगों को अकेले पीटने के बारे में बहुत सी बातें बताई। उन्होंने ये काम खुद से नहीं किया। तो हुआंग फेंग ने कहा, तुम मुझे नहीं पकड़ोगे। मैंने तुम्हें पहले बचाया था। तुम मुझे दयालुता का बदला नहीं दोगे।
कियू निंगशुंग ने उस पर सफेद नजर डाली और कहा, मैं तुम्हें पकड़ने में बहुत आलसी हूँ, मैं सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी हूँ। वास्तव में कियू निंगशुंग ने दूसरे व्यक्ति को पुलिस स्टेशन भेज दिया होगा यदि वो किसी अन्य व्यक्ति की झील में बदल गया होता। हालांकि यह अलग है जब वो हुआंग फेंग में बदल गया। सबसे पहले, जैसा कि हुआंग फेंग ने कहा, उसने खुद को बचाया। इसके अलावा हुआंग फेंग ने उन लोगों को हराया जो अच्छे लोग नहीं थे। वो भी एक पुलिसकर्मी थी, उसे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसके अलावा वो दूसरी व्यक्ति भी थी जिसे मैं सबसे पहले हुआंग फेंग को परेशान करने जा रहा था। बेशक कियू निंगशुंग उन लोगों की तुलना में भावनात्मक रूप से हुआंग फेंग के अधिक करीब है जिन्हें वह नहीं जानता है। इसके अलावा कियू निंगशुंग अभी भी अपने पिता द्वारा उसे प्रोजेक्ट टीम से बाहर निकालने को लेकर थोड़ा नाराज है। हुआंग फेंग अब उसके कुछ मददगार हैं और वह उसे सार्वजनिक या निजी तौर पर नहीं पकड़ेगी। अच्छी बात है, हुआंग फेंग ने राहत की सांस लेते हुए कहा, वास्तव में मैं सिर्फ अपना ध्यान भटकाना चाहता था और लड़के एन को हमेशा परेशानी के लिए मेरे पास नहीं आने देना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने क्रूर होंगे। आपके शब्दों के अनुसार टोंग कियानजुन के पिता और पुत्र पर भी संदेह बहुत बड़ा है। उनके कार्यों और अंकल ली के शब्दों के अलावा हम निश्चिंत हो सकते हैं कि टोंग कियानजुन के पिता और पुत्र भी इस मामले में शामिल हैं। कियू निंगशुंग ने कहा कि यह जानने के बाद कि टोंग कियानजुन भी इस आयोजन में शामिल थे, उन्हें कोई मुश्किल या उत्साहित महसूस नहीं हुआ। अगर केस पूरा हो गया तो उनके पिता और अन्य सहकर्मी भी काफी प्रभावित होंगे। इसके अलावा उसकी पृष्ठभूमि के कारण उसे किसी भी दबाव से डरने की जरूरत नहीं है। ये सच है। यही कारण है कि हुआंग फेंग और कियू निंगशुंग ने समझाया कि वे उसे बताना चाहते थे कि वे क्या सामना कर रहे थे और टोंग परिवार के पिता और पुत्र को बाहर निकालना चाहते थे। इस समय उनसे छुटकारा पाना ही बेहतर है और भविष्य में किसी को भी अपनी परेशानी नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बात है। अब इस बारे में बात करने का समय है कि दीवार पर पहले क्या हुआ था। कियू निंगशुंग ने कहा, अरे मैं तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। तुमने उस समय खुद को छुपाया नहीं था, तुमने तो पहल भी की थी। जब इस मामले की बात आती है तो हुआंग फेंग को कोई चिंता नहीं है। कियू निंगशुंग अभी जो कुछ हुआ उसके लिए खुद को दोषी भी नहीं मानता। हालांकि इस मामले में कियू निंगशुंग गलत है, कियू निंगशुंग भी गलत है। स्वाभाविक रूप से वो दोषी नहीं है। मैं जो पहल करता हूं वह ये है कि आप मुझ पर निर्भर रहें। कियू निंगशुंग ने दुर्भावना से कहा, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा लाल था क्योंकि उस समय उसका सिर थोड़ा चक्कर में लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में इस पर निर्भर थी। हालांकि वह इस तरह की बात कैसे स्वीकार कर सकती थी। ये हुआंग फेंग की पहल होनी चाहिए। ठीक है, मैंने पहल की, लेकिन आखिरकार मैंने चुंबन नहीं किया। क्या मैंने हुआंग फेंग ने कियू निंगशुंग की शर्म और गुस्से की अभिव्यक्ति को देखा और निर्णायक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। उसे किसने बताया कि उसके हाथ पर एक हैंडल था? हालांकि उसने सोचा कि वह ऐसा करेगी, उस तरह का व्यक्ति न हो, वह क्रोधित न हो। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 260 जीत। यही तो है, कियू निंगशुंग ने कहा। वास्तव में इस समय उन्हें इस विषय को उठाने पर पछतावा होने लगा। ऐसा लगता है कि विषय चाहे कैसे भी कहा जाए वो उसके लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद दोनों ने बस थोड़ा सा खाया और फिर अलग हो गए। उन्होंने कल दोपहर को काम के बाद लेकोंग के गेट पर मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया। उसी समय जब हुआंग फेंग और उनकी पत्नी अलग हो गए तो एक हाई एंड क्लब में कई लोग खुशी खुशी खा पी रहे थे। सीटों के बीच का माहौल बहुत अच्छा था। आइए मिस्टर टोंग, मैं आपको एक टोस्ट देना चाहता हूँ। मैंने मिस्टर टोंग की प्रसिद्धि के बारे में लंबे समय से सुना है। आज तक मुझे उनकी वीरता को देखने का मौका मिला है। ये किंवदंती से भी अधिक शानदार है। हा। मैनेजर युआन ने अपना गिलास उठाया, खड़ा हुआ और अपने बगल में बैठे लड़के कियानजुन से कहा, इस कमरे में मैनेजर युआन और टोंग कियानजुन है। डिनर का आयोजन भी मैनेजर युआन ने ही किया था। किंघाई प्रांत में पहुंचने के बाद उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। आज वह टोंग कियानजुन से संपर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रबंधक युआन पहले टोंग कियानजुन से संपर्क नहीं करना चाहते थे, लेकिन टोंग कियानजुन के बारे में कई बातें थी और बाद में उनके बेटे के बारे में कुछ था, इसलिए उन्होंने आज तक नियुक्ति नहीं रखी। टोंग कियानजुन की सहमति स्वाभाविक रूप से प्रबंधक युआन को उत्साहित करती है। टोंग कियानजुन किंघाई प्रांत का सबसे शक्तिशाली सांप है। यदि वो पहाड़ी मंदिर की अच्छी तरह से पूजा नहीं कर सकता है तो उसके लिए किंघाई प्रांत में बदलाव लाना कठिन है। श्री युआन बहुत दयालु है। टोंग कियानजुन का मतलब थोड़ा सा है, लेकिन वहां प्रबंधक युआन ने व्यक्तिगत रूप से पूरा कप पी लिया। उसके बाद लोग एक ही समय पर खाते हैं और बात करते हैं। बेशक यह विषय ज्यादातर प्रबंधक युआन के लोगों द्वारा उकसाया गया है। हालांकि प्रबंधक युआन द्वारा लाए गए जनसंपर्क कर्मी स्पष्ट रूप से अच्छे स्तर के हैं। कम से कम सीटों के बीच का माहौल बहुत अच्छा रहा है। श्री युआन इस बार किंगडाओ आएंगे। मुझे लगता है कि लैंडर समूह किंगडाओ में कुछ करना चाहता है। टोंग कियानजुन ने भोजन का एक टुकड़ा लिया और धीरे से कहा, कोई नहीं जानता कि उसका दिल अभी भी अपने बेटे के बारे में चिंतित है और भाई बियाओ के बारे में सोच रहा है। सतह पर कम से कम वो सामान्य से अलग नहीं है। ये किंगडाओ प्रांत में कुछ व्यवसाय का विस्तार करना है। प्रबंधक युआन ने इस बात से इनकार नहीं किया कि जब तक वो मूर्ख नहीं है उसे इसके बारे में पता होगा। आखिरकार किंघाई प्रांत में आने के बाद से वो निष्क्रिय नहीं रहा है और टोंग कियानजुन स्पष्ट रूप से मूर्ख नहीं है। तो आपको तैयार रहने की जरूरत है। हमारे प्रांत में कुछ प्रसिद्ध सौंदर्य प्रसाधन कंपनियां नहीं है, लड़के ने कहा। इस बिंदु पर मुझे ये भी पता है कि किंगडाओ प्रांत में प्रवेश करने की तैयारी करते समय हमने प्रासंगिक जांच की है, लेकिन मुझे अपने उत्पादों पर पूरा भरोसा है, मैनेजर युआन ने आत्मविश्वास से कहा। कभी कभी एक अच्छा उत्पाद अकेले काम नहीं कर सकता, लड़के कियानजुन ने कहा। वो ऐसा है, उसकी चीजें दूसरों से बेहतर है। क्या उसकी कंपनी बाकी सभी से बेहतर है? जाहिर तौर पर नहीं, लेकिन वो किंघाई प्रांत का सबसे अमीर आदमी है, जो कुछ समस्याओं को दर्शाता है। और प्रबंधक युआन स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में नौसिखिया नहीं है और वह भी इस सच्चाई को समझता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए लड़के कियानजुन से कहा, तो हम यहाँ आपके बुद्ध की पूजा करने के लिए नहीं है। टोंग कियानजुन ने हाथ हिलाया और कहा, मैं कहाँ बुद्ध हूँ?
हालांकि ऐसा कहा तो जाता है, लेकिन चेहरे पर गर्व का रंग छुपता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि युवा मास्टर टोंग तियानजियाओ समूह की ब्यूटी बॉस सु यूमो का पीछा कर रहा है, प्रबंधक युआन ने कहा। श्री युआन की खबर बहुत अच्छी जानकारी वाली है। लड़के की अंजुम की भौहें एक पिक है, लुक अपरिवर्तित है। तियानजियाओ समूह हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। अगर हम खुद को और दुश्मन को जानते हैं तो हम हर लड़ाई जीत सकते हैं। हम स्वाभाविक रूप से तियानजियाओ समूह की कुछ चीजों पर अधिक ध्यान देंगे। और क्या, मैं सोच रहा हूं कि यदि आप वास्तव में सु यूमो को पकड़ लेते हैं तो हमारी कंपनी की रणनीति को थोड़ा बदलना पड़ सकता है। आखिरकार आपका चेहरा आपको दिया जाना चाहिए। नहीं, ये सिर्फ मेरे बेटे की इच्छाधारी सोच है, टोंग कियानजुन ने हाथ हिलाया। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? युवा लड़के के लिए कितनी अच्छी स्थिति है। सु यूमो की दृष्टि इतनी ऊंची है कि वो इसे देख भी नहीं सकता। प्रबंधक युआन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और कहा कि वास्तव में उन्होंने जो जांच की थी वो स्पष्ट कर दिया था। आखिरकार तियानजियाओ समूह और टोंगजिया दोनों पर उसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम टोंग कियानजुन ने एक शब्द भी नहीं कहा। दरअसल टोंग कियानजुन भी सु यूमो के अपमान को लेकर बहुत गुस्से में है। आपके परिवार का सम्राट में अच्छा प्रभाव है, लेकिन मेरे बच्चे का परिवार भी गरीब है। मेरा बेटा आपके प्रति समर्पित है और पूरे दिल से आपका पीछा करता है, लेकिन आप उसकी ओर सीधे देख भी नहीं सकते। इससे टोंग कियानजुन, जो हमेशा खुद को बहुत ऊंचा मानते थे, को बहुत बुरा लगता है। मिस्टर टोंग, मुझे भी एक संदेश मिला है। शायद आप और आपका बच्चा दिलचस्पी लेने की हिम्मत करेंगे, प्रबंधक युआन ने कहा। यह क्या है? मैं जानता हूं कि सु यूमो के परिवार का शाही राजधानी में कुछ प्रभाव है, लेकिन उनके परिवार को यह मंजूर नहीं है कि वो कंपनी स्थापित करने के लिए आए। लेकिन वो ऐसा करने पर जोर देती है। इसका उद्देश्य कंपनी को बड़ा और मजबूत बनाना है, और फिर अपनी शादी के मामले में वो अपने परिवार की दया पर निर्भर नहीं है, प्रबंधक युआन ने कहा। ओह, और वह, टोंग कियानजुन ने आश्चर्य से कहा। दरअसल ये खबर उन्हें भी हाल ही में मिली है, लेकिन उन्होंने खबर की सत्यता की पुष्टि नहीं की है। अब जब उसने मैनेजर युआन को भी यही कहते सुना तो उसने सोचा कि यह खबर शायद सच है। ये सच है, मैंने ये सुनिश्चित कर लिया है। अन्यथा मैं तियानजियाओ समूह के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, ठीक है? प्रबंधक युआन ने कहा कि उन्होंने तियानजियाओ समूह के साथ जो कुछ किया था उसे नहीं छिपाया। उनका मानना था कि टोंग कियानजुन की क्षमता से इन चीजों को उनसे छिपाना असंभव था। इसके अलावा उसने उन्हें छिपाना भी जरूरी नहीं समझा। मुझसे ये कहने का आपका क्या मतलब है? टोंग कियानजुन ने पूछा। क्या आप इस पर विश्वास नहीं करते? यह मैनेजर युआन की एक अनौपचारिक बातचीत है। इस विषय पर बात करते समय उसका अपना उद्देश्य होना चाहिए। मैनेजर युआन ने हाल के समय में तियानजियाओ समूह के साथ जो कुछ किया है उसके बारे में सोचते हुए उसे लगता है कुछ समझ। मैं राष्ट्रपति टोंग से छिपता नहीं हूँ। मैं तियानजियाओ समूह को दबाने या यहाँ तक कि हराने के लिए राष्ट्रपति टोंग से हाथ मिलाना चाहता हूँ, प्रबंधक युआन ने अंततः अपना उद्देश्य बताया। मुझे आपके साथ काम क्यों करना चाहिए? तियानजियाओ समूह के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है। इसके अलावा मेरा बेटा सु यूमो को पसंद करता है। मेरे लिए क्या अच्छा है? टोंग कियानजुन ने गुप्त रूप से कहा कि यह सच था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। बेशक यह अच्छा है। यह हम दोनों के लिए जीत की स्थिति है, श्री युआन ने पुष्टि की। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 261 आम सहमति तक पहुंचना। जीत। क्या युआन हमेशा स्पष्ट होना चाहिए? टोंग कियानजुन अभी भी हल्के मूड में है। भले ही उनके दिमाग में पहले से ही बदलाव आया हो, लेकिन उन्होंने इसे नहीं दिखाया। स्वाभाविक रूप से वो अगले सहयोग में एक बड़ी पहल करना चाहते हैं। बेशक एक जीत की स्थिति, युआन ने कहा। मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूं उसने तियानजियाओ समूह को तोड़ दिया है, किनगई प्रांत में बेहतर ढंग से एकीकृत किया है, एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी को कम किया है और हमें स्थिति का विस्तार करने में मदद की है। डिंडुन के बाद प्रबंधक युआन ने जारी रखा। तियानजियाओ समूह को हराना टोंग के लिए अच्छा है। सु यूमो अब टोंग युवा मास्टर को अलविदा कहने का नाटक नहीं कर रही है, स्वाभाविक रूप से क्योंकि उसके पास ये पहचान है। लेकिन तियानजियाओ समूह के बिना उसकी निर्भरता और गौरव कम होगा। उस समय टोंग युवा मास्टर ने एक विजेता के रूप में अपने शब्दों का पालन किया। सफल होना आसान है। इसके अलावा हालांकि सु परिवार और जी परिवार का राजधानी में बहुत प्रभाव है, उनके परिवार के सदस्य नहीं चाहते कि वे एक कंपनी शुरू करने के लिए बाहर जाएं और परिवार के नियंत्रण से बाहर निकलें। इसलिए भले ही हम हमला करें, उनके पीछे का परिवार कुछ नहीं करेगा या ये देखकर भी खुश नहीं होगा कि जब उनकी कंपनी खत्म हो जाएगी तो उनकी शादी का फैसला उनके परिवार द्वारा किया जाएगा। भले ही युवा मास्टर अभी तक सु की भाषा से खुश नहीं है। मेरा मानना है कि वो अपने परिवार के माध्यम से भी सीधे लक्ष्य प्राप्त कर सकती है कि सोवियत संघ प्रांत के सबसे अमीर बच्चे के नाम के साथ सु यूमो और टोंग जियोक्युई के बीच चीजों का समर्थन करेगा। जब टोंग को सु परिवार से मजबूत मदद मिलेगी तो वो बच्चों के समग्र व्यवसाय का विस्तार करेगा। अच्छा भी। प्रबंधक युआन ने बहुत कुछ कहा, लेकिन टोंग कियानजुन ने शुरू से अंत तक कोई अभिव्यक्ति नहीं की, जिससे प्रबंधक युआन, जिसने गुप्त रूप से उसे देखा, थोड़ा निराश हो गया। साथ ही वह अधिक आश्वस्त था कि टोंग कियानजुन एक बूढ़ी लोमड़ी थी। भविष्य में उसके साथ व्यवहार करते समय उसे बहुत सावधान रहना चाहिए। मुझे कहना होगा कि प्रबंधक युआन की बात अभी भी उचित है। प्रबंधक युआन के समाप्त होने के बाद टोंग कियानजुन ने धीरे से कहा, लेकिन क्या प्रबंधक युआन ने कभी सोचा है कि अब तियानजियाओ समूह ने कुछ परिणाम हासिल किए हैं और कुछ क्षमता दिखाई है? उनके पीछे के परिवार को इस मास से बचाना मुश्किल है। इसके अलावा उन्हें अपने छोटे बच्चों पर भी नजर रखनी चाहिए। पीढ़ी को दूसरों द्वारा धमकाया जा रहा है। प्रबंधक युआन की सभी चीजों की अच्छी तरह से कल्पना करने की तुलना में टोंग कियानजुन ने स्पष्ट रूप से अधिक व्यापक रूप से विचार किया। सु परिवार और जी परिवार इस बात से सहमत नहीं थे कि सु यूमो और जी मिंगजियाओ ने पहले बाहर एक कंपनी स्थापित की थी, लेकिन अब उन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं और अपना मन बदलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और तो और सु यूमो और जी मिंगजियाओ भी सु के परिवार और जेड के परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अपने वंशजों को यूं ही प्रताड़ित होते नहीं देख सकते। बच्चों को इन चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रबंधक युआन आश्वस्त थे। ईमानदारी से कहूं तो हम लैंडर समूह के पास अभी भी राजधानी में कुछ ताकत है, इसलिए हमें कुछ समाचार भी मिल सकते हैं।
सू परिवार और जी परिवार एक दूसरे के समान नहीं है, खासकर पुरानी पीढ़ी के लोग वे अपने विश्वासघात से घृणा करते हैं। इसके अलावा जब वे बाहर आए तो उनके पास नियम थे कि उन्हें अपने परिवार की ताकत का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। एक बार जब वे मदद के लिए अपने परिवार की ओर रुख करते हैं तो इसका मतलब है कि वे अवसर छोड़ देते हैं। इसके अलावा जब उनकी कंपनी दूसरे के दबाव में हो, कंपनियां परिवार इसके बारे में नहीं पूछेगा। एक शर्त के रूप में जब तियानजियाओ समूह 2 लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है तो सू यूमो और जी मिंगजियाओ अपना विवाह साथी चुन सकते हैं। प्रबंधक युआन की खबर वास्तव में काफी स्मार्ट है। क्या आप ये भी जानते हैं? लड़के ने आश्चर्य से कहा कि इस बार वो जानबूझकर दिखाने के बजाय वास्तव में आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसे खुद ये खबर नहीं पता थी। फिर वो थोड़ा द्रवित हुआ। यदि प्रबंधक युआन ने जो कहा वो सच है तो उनके परिवार और उनके बेटे के पास तियानजियाओ समूह को हराने का मौका होगा। इस तरह जब जी मिंगजियाओ और सू यूमो अपने परिवार के साथ जुए की नियुक्ति हार जाते हैं तो वे अपने परिवार को अपनी ताकत बता सकते हैं और शायद वे 2 विद्रोही लड़कियों को उनके सबक के लिए एक दूसरे को धन्यवाद दे सकते हैं। उसके बाद मैं एक नई सगाई का प्रस्ताव रखूंगा। हालांकि मेरी ताकत राजधानी के कुछ बड़े परिवारों से भी बदतर है। मैं किंग प्रांत का सबसे अमीर आदमी भी हूँ, जो बहुत आशान्वित है। मिस्टर टोंग ने मजाक में कहा कि मुझे बस ये खबर पता थी। प्रबंधक युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। टोंग कियानजुन के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव देखकर वो थोड़ा संतुष्ट भी थे। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे पास सहयोग के लिए एक आधार है, इसलिए आप लोगों को कल मेरे कार्यालय में ला सकते हैं और हम तब इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये सच है कि टोंग कियानजुन स्थानांतरित हो गया है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से चीजों के बारे में बात करने की जगह नहीं है, इसलिए हमें कल तक इंतजार करना होगा। ठीक है, मैं कल वहां रहूंगा। मैनेजर युआन ये देखकर बहुत खुश हुए कि उनका लक्ष्य हासिल हो गया है और किंगडाओ प्रांत में उन्हें बड़ी मदद मिली है। बाद में उन्होंने शराब का एक गिलास उठाया और टोंग कियानजुन से कहा, तब राष्ट्रपति टोंग हमें सुखद सहयोग की शुभकामनाएं दें। खुश सहयोग। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ दोनों एक साथ गिलासों को स्पर्श करते हैं और फिर उन सभी को एक साथ पीते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। दूसरी तरफ तांग मक्स्यू, जो पूरे दिन बाहर काम कर रहा है, उस स्थान पर लौटता है जहां सू यूमो और जी मिंगजियाओ रहते हैं, अपना बैग फेंकता है और फिर सोफे पर लेट जाता है। इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जल्द से जल्द राजधानी वापस जाने की सलाह देता हूँ। वहाँ पुरुषों का एक झुंड तुम्हें घेरने चाहता है। तुम्हें इतना थकने की जरूरत नहीं है। उसके बगल में जी मिंगजियाओ कहा। तुम बदबूदार लड़की सपना देख सकती हो। मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा। यह मेरे लिए मुश्किल है, तांग मुक्यू ने कहा। हालांकि उसने सू यूमो और जी मिंगजियाओ की तरह बाहर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन उसने अभी भी नहीं सोचा है कि क्या करना है। आप जानते हैं, ये पहले जैसा नहीं है। वो इसे लापरवाही से निभाती है, लेकिन यह उसके जीवन के उत्तरार्ध में उसकी खुशी से संबंधित है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। आज तो वो बाहर ही पड़ रही है। वो अंत देखना चाहती है कि अच्छा क्या करना है। चिंता मत करो, यह अत्यावश्यक नहीं है। सू यूमो तांग मुक्सू के लिए एक कप चाय लाती है और उसे ये कहकर सांत्वना देती है कि वो जानती है कि तांग मुक्सू के दृढ़ संकल्प पर अब संदेह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक इसी वजह से उसे डर है कि तांग मुक्सू बहुत चिंतित और थकी हुई है। मुझे पता है बहन यूमो, टैंग मुक्स्यू ने कहा कि हालांकि वह दिल से बहुत थकी हुई थी, लेकिन वह ऊर्जा से भरपूर थी। भले ही वह सख्त और थकी हुई थी, फिर भी उसे लगा कि वह आगे बढ़ सकती है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 262 इसकी जांच करें। हालांकि हुआंग फैंग, जिनके पास अपने निवास पर लौटने के लिए ज्यादा समय नहीं था, का स्वागत एक अप्रत्याशित अतिथि ने किया। यह आप है। हुआंग फैंग ने दरवाजे के बाहर गर्मी संरक्षण बॉक्स के साथ गो मिंगन को देखा और आश्चर्य से कहा कि यद्यपि वे सीढ़ियों से ऊपर और नीचे रहते थे, लेकिन वे एक दूसरे के निवास पर नहीं जाते थे। ठीक है, धन्यवाद। और मुझे नहीं पता कि तुम्हें इसका बदला कैसे दूं। यह मेरी पकौड़ी है, इसे आजमाओ। हुआंग फैंग को अपनी ओर देखते हुए गो मिंगन का चेहरा थोड़ा लाल और थोड़ा घबराया हुआ था। अपने हाथ में ताप संरक्षण बॉक्स को हुआंग फैंग के हाथ में रखने के बाद हुआंग फैंग का चाहे जो भी मतलब हो, वो घूम गया और भाग गया। वो लिफ्ट लेने के बजाय सीधे सीढ़ियों से नीचे चला गया। हुआंग फैंग अपने हाथ में ताप संरक्षण बॉक्स को देखता है और न तो हंस सकता है और न ही रो सकता है। हालांकि वो ये भी जानता है कि यह गो मिंगन का इरादा है। वो इसे स्वीकार करने में अब भी अच्छे हैं। न भी माने तो दूसरा पक्ष तो भाग चुका है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। हुआंग फैंग को पता है कि गो मिंगन को काम करने की जरूरत है और वेतन बहुत कम नहीं हो सकता है, इसलिए उन्होंने गो लियांग को विशेष रूप से पहले बुलाया। यदि गो मिंगन वास्तव में कारखाने में जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेतन गांव गांव को दिया जा सकता है। हुआंग फैंग को इस पैसे की परवाह नहीं है। हालांकि उसके पास पैसे की कमी है, लेकिन उसके पास इस छोटे से पैसे की भी कमी नहीं है। इसीलिए गो मिंगन ने उन्हें धन्यवाद दिया। गो मिंगन को पता था कि हुआंग फैंग का इरादा उसकी देखभाल करने का था। वो मना करना चाहती थी, लेकिन गो लियांग नहीं माना। उसके एक अच्छे दोस्त के रूप में गो मिंगन भी गो लियांग के बारे में कुछ जानता है। अब हुआंग फैंग के स्पष्टीकरण के साथ वो नाव को आगे बढ़ाने में खुश है। इसलिए गो मिंगन हुआंग फैंग के बहुत आभारी थे। वो कुछ करना चाहता था और उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता था। हालांकि वो आगे पीछे जाना चाहता था और यह नहीं सोचा कि यह कैसे करना है, इसलिए उसने कुछ पकौड़ियां लपेटी और हुआंग फैंग को दी। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका कौशल इतना अच्छा होगा। हुआंग फैंग का पेट पहले से ही भरा हुआ था और वो भूखा था, लेकिन पकौड़ी का स्वाद सूंघने के बाद वो पकौड़ी का स्वाद लेने से खुद को नहीं रोक सका। अप्रत्याशित रूप से उसे कुछ अप्रत्याशित स्वादिष्ट भोजन मिला। हालांकि जियांशु का उपयोग करने के बाद इसकी तुलना उसके खाना पकाने के कौशल से नहीं की जा सकती। यह आम लोगों की तुलना में बहुत बेहतर है, यहाँ तक कि कुछ छोटे रेस्तरां में खाना पकाने वालों की तुलना में भी। जियाओबाई हुआंग फैंग के चारों ओर घूम रही थी। जाहिर तौर पर वो स्वादिष्ट पकौड़ी का स्वाद लेना चाहता था। हालांकि गो मिंगन ने इसे उसके लिए पूरा कर दिया। अगर उसे पता होता कि हुआंग फैंग ने कुत्ते को खाना खिलाया है तो वो खुश नहीं होगा, तो वो सिर्फ जियाओबाई को लालची बनाना चाहता था। स्टोरेज बॉक्स में कुछ भी नया नहीं है और हुआंग फैंग को इसकी परवाह नहीं है।
स्नान करने के बाद वो बिस्तर पर चला जाता है। कल करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम है। तुम इतनी देर से वापस क्यों आए? जब क्यू निंगशुंग घर लौटा तो उसे लगा कि उसके माता पिता सो गए हैं। कौन जानता है, उसके पिता हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे। ड्यूटी पर जाओ, क्यू निंगशुंग ने भावहीन होकर कहा। जाहिर है कि उसके पिता ने उसे प्रोजेक्ट टीम से स्थानांतरित कर दिया था। वो अभी भी भावुक है, जबकि अपने कमरे में वापस जाने के लिए तैयार होने की बात कह रही है। लाओ किन ने कहा कि आप आज काम के बाद चले गए और बिल्कुल भी काम नहीं किया, क्यू निंगशुंग के पिता ने कहा। क्यू निंगशुंग भी स्तब्ध था। अप्रत्याशित रूप से उसके पिता ने उससे उसके बारे में पूछा था। एक दोस्त से मिलने गया था, क्यू निंगशुंग ने कहा। मैं आमतौर पर आपसे अधिक दोस्तों से मिलने के लिए कहता हूं, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते। आप आज इतने सक्रिय क्यों हैं? क्यू निंगशुंग के पिता को कुछ संदेह था। दूसरी पीढ़ी को कौन देखना चाहेगा? क्यू निंगशुंग ने बुदबुदाते हुए कहा कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके सामाजिक दायरे को निर्धारित करती है। उसके आसपास के सभी लोग दूसरी पीढ़ी के लोग हैं। क्यू निंगशुंग को कभी भी सर्दी नहीं लगी। आप उस मामले की गुप्त रूप से जांच तो नहीं करने जा रहे हैं? क्यू निंगशुंग के पिता ने कहा। जाहिर है, वो अभी भी अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती है और जानती है कि उसे छोड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे उसने शुरुआत में उसे आपराधिक पुलिस विभाग में नहीं जाने दिया, उसने बहुत परेशानी पैदा की लंबे समय तक, और अंत में उसने खुद ही बहुत सारी शर्तें बना ली, इसलिए उसने समझौता कर लिया। भले ही ऐसा हो, उसका दिल खुश नहीं है। तो क्या आप मुझे प्रोजेक्ट टीम में शामिल होने की अनुमति नहीं देते हैं और मुझे खुद की जांच करने की अनुमति नहीं है? क्यू निंगशुंग ने देखा कि उसके पिता ने इसका अनुमान लगाया था और इससे इनकार नहीं किया। मैंने वो आपके लिए किया, क्यू निंगशुंग के पिता ने उच्च स्वर में कहा। क्या आप जानते हैं कि इस मामले में कौन शामिल है? वे जल्दी में हैं, लेकिन वे कुछ भी कर सकते हैं। क्यू निंगशुंग के पिता इसी बात को लेकर चिंतित है। उसने सुना है कि अंकल ली किस तरह के व्यक्ति है। अपने प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने किस प्रकार के साधनों का उपयोग किया, ये भी स्पष्ट है। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। एक बार ऐसा हो जाने पर यदि क्यू निंगशुंग जांच करने जाता है तो वो बहुत खतरनाक होगा। जब क्यू निंगशुंग ने अपने पिता की चिंतित उपस्थिति देखी तो वो ये भी समझ गया कि यह उसकी भलाई के लिए है, जिसमें यह भी शामिल है कि वो शुरुआत में एक आपराधिक पुलिसकर्मी नहीं बनना चाहता था। मुझे पता है कि आप मेरे लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं खुद इस मामले की जांच नहीं करूंगा तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। पिताजी, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे इस मामले को खत्म करने देंगे, क्यू निंगशुंग ने कहा। ये देखकर कि उसकी बेटी का स्वर हल्का हो गया है और वह भीख मांगती दिख रही है, क्यू निंगशुंग के पिता स्तब्ध रह गए और तब उसे समझ आया कि वो तैयार नहीं है। वो हमेशा से मामले को सुलझाना चाहती थी। इस बार उनका सामना करना आसान नहीं है। इसके अलावा इसमें उसका अपना भी शामिल है और वो कभी हार नहीं मानेगी। आप इसकी जांच कर सकते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा और एक बार जब आपको कुछ मिल जाए तो आप तुरंत मुझे बता सकते हैं। अगर आपको मदद की जरूरत है तो आप मुझे भी बता सकते हैं। क्यू निंगशुंग के पिता थोड़े नरम दिल के हैं। इसके अलावा उसका दिल यह नहीं सोचता कि उसकी बेटी, जो एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी रही है, वास्तव में किसी अपराध को सुलझाने की क्षमता रखती है। अब चूंकि वह इसमें इतना भाग लेना चाहती है तो उसे जाने दो। हालांकि प्रोजेक्ट टीम अभी भी उसे अंदर नहीं जाने दे सकती। यदि वह एक व्यक्ति है तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस तरह कोई खतरा या खतरा नहीं होगा। उसे संतुष्ट करने में सक्षम होना स्वीकार्य नहीं है। धन्यवाद पिताजी, क्यू निंगशुंग ने खुशी से अपने पिता को गले लगाया और कहा। बस इसे देखो और देखो कि क्या मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा मामला संभाल सकता हूँ। उसे इसकी परवाह नहीं है कि वो प्रोजेक्ट टीम में शामिल नहीं हो सकती। अब वो सोचती है कि हुआंग फैंग की उसके लिए मदद छोटी नहीं है। हुआंग फैंग की मदद से ये प्रोजेक्ट टीम के उन लोगों से कहीं बेहतर है। वो सिर्फ अपने पिता का साथ चाहती है। उसने अपना मन बना लिया है। इस बार उसे इस मामले को सुलझाना होगा और अपने पिता को अच्छी तरह देखने देना होगा। आप अपनी बेटी का चुलबुला रूप देखकर उनके पिता भी बेहद खुश हैं। काफी समय से उन्होंने ऐसा दृश्य नहीं देखा है। क्योंकि वह आपराधिक पुलिस टीम में शामिल होने से सहमत नहीं थी, इसलिए वो खुद से नाराज थी और उसके करीब नहीं थी। या उसे इंटरपोल के पास भेज दे। क्यू निंगशुंग के पिता के मन में ऐसा विचार था। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 263 में उसका प्रेमी हूँ। अगले दिन जब हुआंग फैंग फिर से कंपनी में गया तो उसकी मुलाकात जी मिंग जियाओ से नहीं हुई, जो उसे निशाना बनाना पसंद करती थी। जिससे उसे राहत मिली, वह उससे नहीं डरता था बल्कि मुसीबत से डरता था। काम के घंटों के दौरान हुआंग फैंग अभी भी अपनी आंतरिक शक्ति का विकास कर रहा है। उन्होंने पाया कि प्रशिक्षण की इस अवधि के बाद उनकी मेरिडियन मोटे हो गए हैं और उनके शरीर की आंतरिक शक्ति भी बहुत बढ़ गई है। हाल ही में उसे ये भी एहसास हुआ है कि वह टूटता दिख रहा है। हालांकि हुआंग फैंग ने स्वयं यही अनुमान लगाया था। आखिरकार ये पहली बार है कि उसे इस चीज का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा कोई भी सलाह नहीं मांग सकता। वह केवल अपनी टटोलने पर ही भरोसा कर सकता है। उसने यह नहीं पाया कि उस पर शैतान का कब्जा है। ये बहुत अच्छा है। फैक्ट्री के दूसरी ओर गो लियांग ने भी फोन किया। सबसे पहले वो अपने बड़े बॉस से असंतुष्ट था, जो हमेशा अपना काम नहीं करता था। फिर उसने फैक्ट्री में सूचना दी। अब पूरी फैक्ट्री बहुत व्यस्त है मास्टर। वह उत्पादन लाइन में सुधार की प्रक्रिया में है। वही बचे हुए पैसों का इस्तेमाल हम कच्चा माल खरीदने में करते हैं। एक बार जब हम उत्पादन शुरू कर देते हैं तो कारखाने में उत्पादन लाइन बंद नहीं की जा सकती। ये हुआंग फैंग की आवश्यकता है। उन्हें स्टोरेज बॉक्स पर भरोसा है और हर किसी ने तैयार उत्पाद नहीं देखा है, इसलिए अन्य लोग हुआंग फैंग की तरह आश्वस्त नहीं है। लेकिन बिग बॉस ने ऐसा कहा और अन्य लोगों की स्वाभाविक रूप से कोई राय नहीं है। कारखाने में प्रवेश करने के बाद जो रुलान और गो मिंघन ने कार्यशाला में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उन्हें अनुसंधान करने की व्यवस्था की गई, मुख्य रूप से यह समझने के लिए कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी के अन्य बड़े उत्पादक कौन है, सीवेज उपचार उपकरणों के लिए उनकी मांग क्या है और उनकी मांग को समझने की कोशिश करें। लेकिन गो लियांग के पास हर चीज का एक सामान्य दृष्टिकोण है। हुआंग फैंग बिग बॉस का कोई लेना देना नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि गो लियांग शिकायत करते हैं।
हुआंग फैंग थोड़ा शर्मिंदा है, लेकिन अब वह वास्तव में नहीं छोड़ सकता, निश्चित रूप से मुख्य रूप से सु युमो के कारण। जब समय आता है, हुआंग फैंग पहली बार काम छोड़ देता है। दुर्भाग्य से वह फिर से जी मिंगजियाओ से मिलता है। स्वाभाविक रूप से वह दूसरे पक्ष द्वारा व्यंग्य किए जाने से बच नहीं सकता। ये भी अजीब है। हालांकि जी मिंगजियाओ हुआंग फैंग की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि उसे निकाल दिया जाएगा या पदावनत भी कर दिया जाएगा। ये हुआंग फैंग को थोड़ा अजीब बनाता है। बड़े भाइयों और अन्य लोगों के मुंह में वांग जी मिंगजियाओ ऐसे व्यक्ति नहीं है। हुआंग फैंग अभी भी सोच रहा है कि बेहतर होगा कि जी मिंगजियाओ उसे आउट कर दे। इस तरह उसे सु युमो के लिए खेद नहीं होगा, लेकिन वह जा सकता है। हालांकि दूसरे पक्ष को यह नहीं पता कि वो अपना विचार जानता है या नहीं, लेकिन वो नहीं जानता। और ये हो गया जब तक हुआंग फैंग पहुंचे, क्यू निंगशुन आ चुके थे, बिल्कुल कल की तरह। वास्तव में हुआंग फैंग को यह नहीं पता था कि क्यू निंगशुन को उसके पिता द्वारा जांच जारी रखने का वादा करने के बाद ट्रैफिक पुलिस को रिपोर्ट करने की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर उसने पहले भी ऐसा किया होता तो भी कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन इस बार उसके पिता ने उसे व्यक्तिगत रूप से बताया, जो वैसा नहीं है। अच्छा, इस बार पहले अंदर जाएंगे या सीधे पीछे? हुआंग फैंग ने पूछा। पीछे जाओ, वह कमरा अंकल ली का कार्यालय होना चाहिए। यदि लिन जिचिंग वापस आते हैं तो उन्हें भी वहां जाना चाहिए, क्यू निंगशुन ने सोचा और कहा। हुआंग फैंग सहमत होना चाहते थे। आखिरकार जंगल अभी भी लहरों के मुहाने पर है। यदि यह आता भी है तो यह निश्चित रूप से सामने के दरवाजे के बजाय अन्य छिपे हुए प्रवेश द्वार लेगा। भले ही वह सामने के दरवाजे पर हो, वे उसे अवरुद्ध करने की संभावना नहीं रखते हैं। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद हुआंग फैंग ने अपनी आपत्ति जताई, क्योंकि अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं है। यदि वे अभी दीवार पर लेटे हैं तो वे दूसरों को दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा हालांकि गली में बहुत कम लोग हैं, लेकिन वे पूर्ण नहीं है। वे दीवार पर टिके नहीं रह सकते। वे केवल नीचे मच्छरों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन वे दूसरों को दिखाई नहीं देंगे, शायद उन पर संदेह किया जाएगा। आपकी बात सही है, चलो अंदर चलें। क्यू निंगशुन ने इसके बारे में सोचा और फिर सोचा कि हुआंग फैंग ने जो कहा वह उचित था, और उसने अब अपनी राय पर जोर नहीं दिया। यहीं पर हुआंग फैंग ने उसकी सराहना की। वो हर समय अपनी राय पर जोर नहीं देती थी, लेकिन दूसरों की राय भी नहीं सुन सकती थी। प्रवेश करने के बाद भी उन्होंने दरवाजे के पास कोने में बैठकर थोड़ा पीना पसंद किया। एक और वे अंकल ली और अन्य लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। लिन जिचेंग के सामने वाले दरवाजे पर जाने की संभावना नहीं है, लेकिन अंकल ली और क्यू हाओ के सामने वाले दरवाजे पर जाने की संभावना है। पहले बैठो, मैं शौचालय जाऊंगा। थोड़ी देर बैठने के बाद वह बहुत अधिक बियर पीने में सक्षम हो सकता है। हुआंग फैंग को पेशाब की अनुभूति होती है और वह शौचालय जाने के लिए तैयार है। क्यू निंगशुन ने बस हुआंग फैंग की ओर हाथ हिलाया और परवाह नहीं की। हालांकि जब हुआंग फैंग शौचालय से बाहर आया तो उसने पाया कि क्यू निंगशुन कई लोगों से घिरा हुआ था और वह वहां जाने के लिए जल्दी कर गया। सुंदरी, कृपया नृत्य करें और मुझे चेहरा दे, एक युवक ने क्यू निंगफ्रॉस्ट से कहा। यह सिर्फ चेहरे के लिए नृत्य करना है। यदि आप ऐसी जगह पर आते हैं तो आपको आरक्षित क्यों होना चाहिए? सुंदरी, तुम हमारे भाई को मुंह नहीं दिखाओगी, है ना? अन्य युवा भी एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि बात करते समय क्यू निंगशुन की आंखें गूंज जाती हैं। हालांकि क्यू निंगशुन भेष बदल कर आए है। उसका चेहरा उतना सुंदर नहीं दिखता जितना वह है, लेकिन उसके शरीर में कोई भेष नहीं है। इसलिए ये युवा यहाँ उत्तेजना और प्रेम संबंधों की तलाश में आते हैं। वे आसानी से लक्ष्य को लॉक कर देते हैं, यह उस पर तय होता है। ये यहीं से है। जब हुआंग फैंग ने देखा कि क्यू निंगशुन की भौं पहले से ही झुर्रियों वाली थी, तो वो शायद गुस्सा होना चाहती थी। हालांकि उसने सोचा कि उसे आज भी कुछ करना है। इस वक्त वो ज्यादा शोर नहीं मचा सकती थी, अन्यथा अगर अंकल ली या उनके अधीनस्थों को कुछ मिला तो ये खत्म हो जाएगा। इसलिए वो धैर्यवान थी। हुआंग फैंग ने जल्दी से 2 कदम उठाए और रास्ते में खड़े युवक को एक तरफ धकेल दिया और कहा, एक पल के लिए क्षमा करें। इस समय तक उसने कई लोगों की शराब की गंध को स्पष्ट रूप से सूंघ लिया था। आप कौन हैं? जिस आदमी को हुआंग फैंग ने धक्का दिया था, उसने कहा कि जब उसने ऐसा कहा तब भी उसने अपने हाथों से हुआंग फैंग को धक्का दिया, लेकिन उसकी ताकत हुआंग फैंग से कैसे मेल खा सकती थी? इसलिए उसका चेहरा लाल था और उसने हुआंग फैंग को धक्का नहीं दिया। मैं उसका प्रेमी हूँ। तुम मेरी प्रेमिका के साथ क्या करना चाहते हो? हुआंग फैंग ने कई लोगों को देखा और कहा कि उसने क्यू निंगशुन को सदमे में उसकी ओर देखते नहीं देखा जब उसने कहा कि वो क्यू निंगशुन का प्रेमी था, और फिर उसके चेहरे पर एक लाल रंग दिखाई दिया। उन लोगों ने हुआंग फैंग को कुरूपता की दृष्टि से देखा। आज रात क्यू निंगशुन उनका लक्ष्य था, लेकिन अब अचानक एक प्रेमी सामने आ गया। जाहिर है हुआंग फैंग पर उनका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कहते हैं कि उसका प्रेमी है। इस समय एक अनिच्छुक व्यक्ति ने चुटकी ली। www.gzbpicom तेजी से अपडेट करें, कम विज्ञापन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 264 यह आसान नहीं है। ओह, आप इसे कैसे साबित करना चाहते हैं? हुआंग फैंग की आंखें ठंडी थी। उन्होंने एक दूसरे की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। उस आदमी को ऐसा लगा मानो किसी भेड़िए ने उसे घूरकर देखा हो। वो सहज नहीं था। इस समय क्यू निंगशुन ने अचानक हुआंग फैंग की बांह पकड़ ली, उसके गाल पर धीरे से चूमा और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। घटनास्थल पर मौजूद अन्य लोग स्तब्ध थे, यहाँ तक कि हुआंग फैंग भी। उसने सोचा कि यदि दूसरा पक्ष उसे परेशान करता रहेगा तो उसे दूसरे पक्ष को सबक सिखाने के लिए गुप्त रूप से जादू का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि कुछ शोर होगा, ये सीधी कार्रवाई से बेहतर था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि क्यू निंगशुन इतनी देर के लिए आएगा, इसलिए वो सीधे स्तब्ध रह गया। उसने क्यू निंगशुन को अजीब नजरों से देखा। हालांकि क्यू निंगशुन पहले ही बैठ गया था और बियर पी रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। केवल उसके शर्माते गाल ने ही उसे धोखा दिया। जबकि अन्य युवा जो किसी चीज की तलाश में है, वे ऐसा करने को तैयार नहीं है। वे बस हार मान लेते हैं। वे यहाँ प्यार ढूंढने आए हैं, परेशानी नहीं।
चूंकि यह खूबसूरत महिला वास्तव में अपने प्रेमी के साथ है, वे केवल हार मान सकते हैं। जब उसने देखा कि कुछ लोग जाने को तैयार नहीं हैं, तो हुआंग फैंग बैठ गए और कोई शोर नहीं मचाया। वो तो सबसे अच्छा है। लेकिन बैठने के बाद हुआंग फैंग ने अभी भी क्यू निंगशुंग को कुछ अविश्वसनीय तरीके से देखा। उस सीन में वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं। शायद उसने हुआंग फैंग की आंखों को महसूस किया। क्यू निंगशुंग ने अपने बालों को अस्वाभाविक रूप से घुमाया और फिर अपने गिलास की ओर देखा और कहा, मुझे गलत मत समझो, मैं बस उन्हें हाथ देने के आपके आवेग से डर रहा था। हालांकि वे लोग मर गए। अगर बहुत अधिक हलचल होती तो यह एक गलती होगी। ओह, मैं समझा। हुआंग फैंग ने कहा कि हालांकि उन्होंने शायद अपने दिल में इस कारण का अनुमान लगा लिया था, फिर भी हुआंग फैंग के दिल में थोड़ी सी कमी थी, जिसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वे एक दूसरे को पसंद करते थे या नहीं। लेकिन इतनी खूबसूरत महिला द्वारा चूमे जाने के बाद उसने अनिवार्य रूप से इसके बारे में अधिक सोचा। क्यू निंगशुंग का दिल इस समय उतना शांत नहीं है जितना वह दिखाती है। अभी जो हुआ उसके लिए वह शर्मा रही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कदम उठाएगी। वह अपने जैसी नहीं है। तुम्हें पता है, जब वह ट्रैफिक पुलिस टीम में थी तो कई लोग उसका पीछा करते थे, लेकिन उसके मन में उनके लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। मैंने किसी को ज्यादा चेहरा नहीं दिया, लेकिन अब मैं अपनी पहल पर हुआंग फैंग को चुन रहा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर मैं ट्रैफिक पुलिस टीम के उन साथियों को इसे देखने दूं तो वे भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। क्यू निंगशुंग को लगता है कि यह उसके शराब पीने के कारण हो सकता है। आखिरकार वह ज्यादा शराब नहीं पीता। बहुत अधिक शराब पीने के बाद वह स्वाभाविक रूप से कुछ अजीब व्यवहार करेगा। इसके अलावा हुआंग फैंग का यह भी कहना है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उन्होंने ये सब सही तरीके से किया। हालांकि सामने वाले व्यक्ति से संदेह सुनकर उसने इसके बारे में ज्यादा सोचा भी नहीं। वह बहुत करीब थी, हाँ। बेशक उसे चूमने के बाद उसे ज्यादा पछतावा या घृणा महसूस नहीं हुई। शायद यह इस तथ्य से संबंधित है कि कल दो लोगों को चौथी मंजिल पर खिड़की के बाहर लगभग चिंगारी लगी थी। उस समय हुआंग फैंग ने उसे दूसरों की तुलना में एक अलग एहसास दिया। इसके अलावा जब हुआंग फैंग खतरे में थी तो उसने खुद को बचाया। किस लड़की ने पहले खुद की कल्पना नहीं की होगी जब वह खतरे में थी तो उसका राजकुमार खुद को बचाने के लिए आसमान से नीचे आया। हालांकि हुआंग फैंग ने अनजाने में काम किया, लेकिन उसने उसके दिल पर एक छाप छोड़ी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने हुआंग फैंग को किस किया। अब से वह ये भी समझ गई कि हुआंग फैंग उसके दिल में अन्य पुरुषों से अलग होना चाहिए। भले ही उसने स्वीकार नहीं किया कि वह उसे पसंद करता था, लेकिन वह एक विशेष था। यहाँ अंकल ली आते हैं। जब क्यू निंगशुंग अकेला था, हुआंग फैंग की आवाज धीमी थी। वो तुरंत अपनी दुनिया से उठी और दरवाजे की ओर देखने लगी। उसने अंकल ली की आकृति देखी और उसके बगल में क्यू हाउ का पीछा किया। क्यू निंगशुंग जल्दी से घुमा और शराब पीना जारी रखने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह अंकल ली के ठिकाने पर ध्यान दे रहा था। आइए आगे बढ़ें और देखें कि क्या वो अभी भी कल वाले कमरे में है। हुआंग फैंग ने सुझाव दिया कि यद्यपि यह संभव है कि अंकल ली कल भी अपने कमरे में थे, हुआंग फैंग ने सोचा कि यह सुनिश्चित करना बेहतर होगा। ठीक है। क्यू निंगशुंग बिना किसी हिचकिचाहट के हुआंग फैंग से सहमत हो गए, जिससे हुआंग फैंग थोड़ा भ्रमित हो गए, लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। उसके बाद उन्होंने कई दूर तक अंकल ली का पीछा किया। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने देखा कि वो अभी भी कल के कमरे में प्रवेश कर गया और दो लोगों को दरवाजे पर छोड़ दिया। जब वे जाने को हुए तो उन्होंने देखा कि उन दोनों में से एक दरवाजे पर बचा हुआ है। पहले उन्होंने इधर उधर देखा, फिर सीधे पीछे से उसका मुंह बंद कर दिया, जबकि दूसरे ने ध्यान नहीं दिया और फिर उस पर चाकू से वार कर दिया। हालांकि वो आदमी संघर्ष कर रहा था, लेकिन उस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जल्द ही वो रुक गया। हुआंग फैंग और क्यू निंगशुंग अपने सामने की स्थिति को सदमे में देखते हैं। वे एक दूसरे की ओर देखते हैं और एक दूसरे की आंखों में संदेह देखते हैं। वे नहीं जानते कि दूसरी पार्टी अचानक एक दूसरे के खिलाफ क्यों लड़ेगी, लेकिन अभी जो हुआ वो बहुत तेज है। दोनों में से किसी ने भी कोई सोची समझी तैयारी नहीं की है। सब खत्म हो गया। इसी समय दूर कोने से काले रंग का एक और आदमी बाहर आया। वो उन दोनों लोगों के पास गया और हमलावर को शव को अगले कमरे तक ले जाने में मदद की। उसके बाद दोनों लोगों ने दरवाजे पर खून खराबा किया। फिर दोनों व्यक्ति वहीं खड़े रहे और द्वार देवता के रूप में कार्य करते रहे। हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग को जाने के लिए इशारा किया। चौथी मंजिल से उतरने के बाद हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग से कहा, ऐसा लगता है कि आज शाम का काम इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, शायद अंकल ली और क्यू हाउ ने गलत अनुमान लगाया है, लेकिन दूसरी पार्टी कौन है? क्यू निंगशुंग ने गंभीरता से कहा। जाहिर है वो हमलावर अंकल ली का नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआंग फैंग और उनकी पत्नी कल्पना नहीं कर सके कि दूसरे पक्ष ने किसे भेजा था। चलो पहले पीछे चलते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। अब यहाँ अनुमान लगाने का कोई फायदा नहीं है, मुझे कोई उत्तर नहीं मिलेगा। पीछे जाकर सुनना बेहतर है, शायद मुझे कुछ मिल जाए। क्यू निंगशुंग ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। बाद में वे बाहर चले गए। हालांकि जब वे क्लब से बाहर निकले तो उन्होंने उन युवाओं को देखा जो पहले उन्हें दरवाजे के पास परेशान कर रहे थे। जब उन्होंने ये आकृतियां देखी तो क्यू निंगशुंग की आंखें सूज गईं। जब वे क्लब में थे तो वे अप्रत्याशित चीजों से डरते थे, इसलिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन अब वे बाहर हैं, उन्हें इसे सहने की कोई जरूरत नहीं है। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 265 यहाँ जंगल आता है। ऐसा मत करो, मैं खुद ही कर लूंगा, क्यू निंगशुंग ने हुआंग फैंग से कहा। हुआंग फैंग कंधे उचकाते हैं और बोलते नहीं हैं।
उन्हें उन लोगों से कोई खतरा महसूस नहीं होता, इसलिए हालांकि दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं, हुआंग फैंग को नहीं लगता कि क्यू निंगशुंग खतरे में होगा। क्यू निंगशुंग सीधे ऊपर चला गया। इस समय युवकों के पास 2 महिलाएं भी थीं। हालांकि दोनों महिलाएं स्पष्ट रूप से बुरी स्थिति में थीं। वे इस समय नशे में थे, बड़बड़ा रहे थे और नहीं जानते थे कि वे क्या बात कर रहे हैं। अलविदा अलविदा। क्यू निंगशुंग उस पहले व्यक्ति के पीछे गया जिसने उससे पहले बात की थी और वो उसके कंधे को थपथपाने से डर रहा था। जैसे ही उस व्यक्ति ने संदेह करके अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि एक काली छाया उस पर हमला कर रही है। इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी आंख पर जोर से मुक्का मार दिया गया। मैं बकवास करता हूँ, ये तुम हो, तुम पागल हो। उस आदमी ने अपनी पिटी हुई आंखों को ढंक लिया और क्यू निंगशुंग पर चिल्लाया। इस वक्त उसे अपनी बाहों में बैठी औरत की कोई परवाह नहीं रही। उसने अपनी मुट्ठी लहराई और क्यू निंगशुंग पर प्रहार किया। क्यू निंगशुंग ने भी इसे नहीं टाला। उसने एक हाथ से अपनी मुट्ठी पकड़ी और फिर उसे उल्टा कर दिया। जाने दो, ये टूटने वाला है, ये टूटने वाला है। एक क्षण भी कोई सहारा न मिलने पर मनुष्य दया की भीख मांगने लगा। अगली बार अपनी आंखों में चमकीला स्थान रखें। क्यू निंगशुंग ने सीधे उसे लात मारी और बाहर निकाल दिया। कई अन्य लोग क्यू निंगशुंग पर हमला करने के लिए उत्सुक थे। हालांकि वे अपने साथी की दुखद स्थिति को देखकर झिझके। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह खूबसूरत महिला इतनी शक्तिशाली होगी। आप कैसे प्रयास करना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें। आप किस बारे में झिझक रहे हैं? क्यू निंगशुंग ने इन स्पष्ट बदमाशों को घृणा की दृष्टि से देखा। पहले तो वे अभी भी झिझक रहे थे, अब वे क्यू निंगशुंग से इतने उत्साहित हैं कि वे एक बार में इतना कुछ नहीं सोच सकते। चिल्लाते हुए उन्होंने पहले ही क्यू निंगशुंग शुरू कर दिया है। क्यू की आंखों में उत्साह की झलक है। उन्होंने पीछे हटने की बजाय उनसे मिलने की पहल की है। उन्होंने इन लोगों को 3 मुक्कों और 2 पैरों से पीटा और उसे दूसरे पक्ष द्वारा भी नहीं पीटा गया। अपने आसपास लेटे हुए कई लोगों के लगातार विलाप को देखकर क्यू निंगशुंग के पास अभी भी कुछ अर्थ है। हालांकि वो ये भी जानती है कि अभी भी कुछ करना बाकी है। बस इन लोगों को सबक सिखाओ, अभी तक बाहर मत निकलो, क्यू निंगशुंग ने कहा। ऐसा लगता है कि उनमें से 1-2 शराबी महिलाओं को अपने साथ ले जाना चाहता है। जाहिर है उन्होंने अपने हाथ में आए 2 शिकार छोड़ दिए। हालांकि क्यू निंगशुंग आगे बढ़ा, दूसरे को फिर से लात मारी और उसे बाहर निकाल दिया। बाकी लोग महिलाओं की परवाह नहीं कर सकते। मैंने घबराहट में उस बदकिस्मत आदमी को उठाया और भाग गई। उन दोनों के बारे में क्या? इसी समय हुआंग फैंग आए और उन्होंने जमीन पर पड़ी 2 बेहोश महिलाओं को देखा। उन्हें जाने दो, ऐसी जगह ऐसे ही पी लो, हो सकता है कि वे खुद शिकार बनना चाहते हो। क्यू निंगशुंग ने कहा कि उन्हें अभी भी बाद में कुछ करना है। स्वाभाविक रूप से वो इन 2 महिलाओं की देखभाल नहीं कर सकती। वो उन्हें एक बार बचा सकती है और हमेशा नहीं बचा सकती। इसके अलावा जैसा कि उसने कहा, शायद इन 2 लोगों को उसकी दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। हुआंग फैंग कंधे उचकाते हैं और कुछ नहीं कहते हैं। उसके पास कोई अच्छा तरीका नहीं है। हालांकि उसे वास्तव में परवाह नहीं है। वो और क्यू निंगशुंग एक एक करके उन्हें लेकॉन में फिर से मदद करते हैं और फिर उन्हें कोने में रख देते हैं। उनके साथ क्या होगा, वे इसे प्रबंधित नहीं कर सकते। चल दर, हुआंग फैंग ने कहा। दोनों व्यक्ति फिर से लेकॉन के पीछे आए। इस समय पूरा अंधेरा था। यहाँ कोई स्ट्रीट लैंप नहीं था, बहुत अंधेरा था। हुआंग फैंग ने फिर से जुमी जादुई रेशम के दस्ताने निकाले और फिर क्यू निंगशुंग को लिया और ऊपर उड़ गए। एक बार फिर क्यू निंगशुंग को हुआंग फैंग ने गले लगाया। उसने हुआंग फैंग का तापमान महसूस किया। क्यू निंगशुंग का चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था, लेकिन सौभाग्य से हुआंग फैंग को यह नहीं मिला। हालांकि देरी हो गई थी, हम देर से नहीं आए। हुआंग फैंग ने खिड़की के किनारे पर अपना सिर थोड़ा सा बाहर निकाला और कमरे की स्थिति को देखा। क्यू निंगशुंग ने भी तुरंत अपने विचार एकत्र किए और कमरे में देखा। इस समय इस कमरे में ली शू और क्यू हाउ सोफे पर बैठे थे, शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई व्यवहारिक बात नहीं की। जबकि काले रंग के अन्य लोग दरवाजे के पास खड़े थे, पिछले से अलग नहीं थे। रात। क्यू निंगशुंग ने जल्दी से अपनी जेब से छोटा कैमरा निकाला। आज वो स्पष्ट रूप से यहाँ हर चीज की तस्वीरें लेने के लिए तैयार है। केवल इस तरह से ही उसे अनुकूल साक्ष्य मिल सकते हैं। क्या तुम्हें लगता है लिन आएगा? क्यू निंगशुंग ने कैमरा सेट किया और हुआंग फैंग से धीरे से कहा। उसे आना चाहिए। आखिरकार वो नहीं जानता था कि अंकल ली उसकी बलि देने के लिए तैयार थे। हुआंग फैंग ने कहा, आखिरकार यह एक ऐसी जगह है जहां लिन जिचिंग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उसे इससे अलग होने में अनिच्छुक होना चाहिए। दूसरे शहरों में भी वो अमीर लोगों की जिंदगी जी सकता है, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं है। ऐसा अनुमान है कि वो इसके अनुकूल नहीं बनेगा। अब मैंने अंकल ली से सुना है कि मामला सुलझ गया है और उन्हें वापस आना चाहिए। हुआंग फैंग की आवाज गिरने के तुरंत बाद दस्तक हुई। कमरे में लीशु और क्यू हाउ ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, कृपया अंदर आएं। जब दरवाजा खोला गया तो पुलुआ पहने एक आदमी अंदर आया। उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया और टोपी पहन ली। टोपी का अगला भाग बहुत नीचे दबा हुआ था, जिससे उसका अधिकांश चेहरा ढका हुआ था। जिचिंग, क्या तुम यहाँ हो? अंकल ली ने आगंतुक की ओर देखा और कहा। खिड़की के बाहर क्यू निंगशुंग और हुआंग फैंग भी एक दूसरे को देखते हैं, साथ ही वे फुसफुसाते हैं, हम यहाँ हैं। निश्चित रूप से अंकल ली की बातें सुनने के बाद उस आदमी ने अपना सिर उठाया और एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का चेहरा दिखाया। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो थकान से भरा हुआ था। हालांकि उनकी दाढ़ी लंबी नहीं थी, लंबी तो नहीं थी, लेकिन लंबी नहीं थी। जाहिर है बाहर उसका समय बहुत खराब गुजरा। अंकल ली, मैं वापस आ गया हूँ, उस आदमी ने अंकल ली से कहा। बस वापस आओ, बस वापस आओ, अंकल ली ने भी मुस्कुराते हुए कहा। कृपया मेरे लिए उन पूंछों से निपटे, अंकल ली, लिन जी ने अंकल ली से कहा। ये सिर्फ इतना है कि अंकल ली, जो पहले मुस्कुरा रहे थे, ने लिन जिचिंग के शब्द सुने, लेकिन उनकी मुस्कान उनके चेहरे पर जमी हुई थी और उन्होंने अजीब तरीके से कहा, जिचिंग, कुछ अप्रत्याशित हुआ। दुर्घटना? कौन सी दुर्घटना? अंकल ली, क्या आपने कल फोन पर नहीं कहा था कि यह मामला सुलझ गया है और पुलिस स्टेशन सुलझ गया है? लिन जिचिंग ने कुछ संदेह के साथ कहा। ऐसा नहीं है, अंकल ली ने अपना सिर हिलाया और कहा,
जिचिंग, आप नहीं जानते होंगे कि यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 266 आंतरिक कला। क्या आसान नहीं है? क्या ये किसी को मारना नहीं है? हमने पहले नहीं मारा, हालांकि कुछ परेशानियां होंगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम पुलिस को मारना चाहते हैं, क्या हमने नहीं किया? मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? क्या करें? लिन जिचिंग का मूड थोड़ा उत्साहित लग रहा है। जिचिंग, मेरी बात सुनो, किसी व्यक्ति को मारना कुछ भी नहीं है। यदि आप एक पुलिसकर्मी को मारना चाहते हैं तो आप मामले को सुलझा सकते हैं। मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ, लेकिन हजारों सैनिक हैं। हालांकि अंतर यह है, समय यह है कि जिस पुलिसकर्मी को आपने मारने के लिए कहा था वो कोई साधारण ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं है, निर्देशक क्यू की बेटी है। इसलिए ये बहुत परेशानी वाली बात है। निर्देशक क्यू ने अब इस मामले को आसानी से सुलझाना इतना आसान नहीं है। अभी तक लिन जिचेंग के खिलाफ नहीं हुआ है। यदि वह आना चाहता है तो लिन जिचेंग के लिए बेहतर होगा कि वो उससे नाता तोड़ने के बजाय खुद ही उसमें शामिल हो जाए। ऐसे में इस खबर का असर उनकी प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। इस समय खिड़की के बाहर हुआन फेंग ने भी वास्तव में क्यू निंगशुन की पहचान की पुष्टि की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो किंग प्रांत की सभी पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी की बेटी थी। ये पहचान सामान्य नहीं है, लेकिन हुआन फेंग इसका पता नहीं लगा सकते। उनकी ऐसी पहचान है। वो एक साधारण ट्रैफिक पुलिसकर्मी क्यों बनेगी? क्या कोई खास शौक है? अंकल ली, आप गलत हैं। मैंने ट्रैफिक पुलिस से उन्हें मारने के लिए नहीं कहा था, बल्कि आपने उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था, लिन जिचिंग ने गहरी आवाज में कहा। लिन जिचिंग की प्रतिक्रिया से ली शुचिंग आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। जिचिंग, अब यह उलझने का समय नहीं है कि आदेश किसने दिया। अब निर्देशक क्यू इस मामले को देख रहे हैं। जाहिर है वे दो लोग पर्याप्त नहीं हैं। निर्देशक क्यू इसे रोक नहीं सकते, इसलिए किसी को तो इसका जवाब देना ही होगा। अंकल ली, क्या आपका मतलब है कि मुझे खुद को इसमें शामिल कर लेना चाहिए? आप मुझे दोबारा उपयोग करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे त्यागने के लिए वापस बुलाते हैं? लिन ने कहा। जिचिंग, मैं ये भी जानता हूं कि ऐसा करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन अब केवल इसी तरीके से मैं निर्देशक क्यू के दिल में मौजूद गुस्से और आपके साथ अन्याय को खत्म कर सकता हूं। अंकल ली अभी भी लिन जिचिंग को खुश कर रहे हैं। उनकी राय में लिन जिचिंग समाप्त हो गया है। अगर वो वापस नहीं आया तो कोई बात नहीं, ली शुए और वो स्वयं उसकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन अब वो वापस आ गया है तो जाना नहीं चाहता। कमरे में वे लोग स्थापित नहीं है, वे पूरी तरह दर्शक नहीं है। यदि लिन जिचिंग अंत में नहीं जाना चाहते तो शायद वे एक लाश को पुलिस स्टेशन को सौंप देंगे। मुझे लगता है कि निर्देशक क्यू जब इसे देखेंगे तो नाखुश होंगे। हालांकि इसे हल भी किया जा सकता है। बेशक क्यू हाओ का दिल भी दुख से भरा है। इस बार लिन जिचिंग की बलि दी गई। कौन आश्वस्त है कि अगली बार वो क्यू हाओ नहीं बनेगा? इसलिए क्यू हाओ इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे स्वतंत्र रहें और अपनी शक्ति कैसे विकसित करें। उस स्थिति में भले ही अंकल ली खुद का बलिदान देना चाहें, वे आज्ञाकारी नहीं होंगे। अंकल ली, आप खुद को इसमें शामिल क्यों नहीं कर लेते? यदि आप ऐसा करते हैं तो निर्देशक क्यू अधिक संतुष्ट होंगे, है ना? लिन जिचिंग ने अंकल ली से पूछा। जिचिंग, मुझे मजबूर मत करो। मुझे पता है कि मुझे ऐसा करने के लिए खेद है। मैंने इन वर्षों में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। जब तुम अंदर जाओगे तो मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चों की अच्छी देखभाल करूंगा। इसके अलावा कियांजुन और मैं आपकी सजा कम करने की कोशिश करेंगे, अंकल ली ने कहा। हाँ, क्या आपने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया? क्या इन वर्षों में मैं आपके लिए कुछ चीजें कर सकता हूँ? आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसका हकदार हूँ। अब जब मैं मुसीबत में हूँ तो अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं हार मान लूंगा। आप अंकल ली, मैं वास्तव में आपके दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करता हूँ। लिन जिचिंग के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान है और वह अंकल ली की ओर देखता है। इस समय अंकल ली पहले से ही थोड़ा असामान्य महसूस करते हैं। सामान्य समय में लिन जिचिंग उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते, भले ही वो जानबूझकर उसे शर्मिंदा करे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। हालांकि आज लिन जिचिंग इस तरह दिखते हैं जो स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। जबकि अंकल ली गुप्त रूप से सतर्क थे, लिन जिचिंग ने फिर भी कहा, सजा में कमी के लिए क्या आपको लगता है कि मैं अब भी आप पर विश्वास करूंगा? इससे पहले कि आपने और मैंने वादा किया था मैं ठीक हो जाऊंगा, अब मुझे आत्मसमर्पण नहीं करने देंगे। मैं तुम पर विश्वास करना कितना मूर्ख हो जाऊंगा? जिचिंग, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इसके अलावा मुझे उम्मीद नहीं थी कि निर्देशक क्यू इस मामले में शामिल होंगे, है ना? जैसे ही वो बोला, ली जानबूझकर पीछे हट गए और क्यू हाओ को आंख मार दी। इस समय क्यू हाओ को भी लिन जिचिंग की असामान्यता मिली और उसका हाथ धीरे धीरे उसकी कमर को छू गया। तेरी माँ को, लिन जिचिंग ने अचानक अपनी जीभ फाड़ दी, फिर अपनी बंदूक निकाली और अंकल ली पर तान दी और कहा, बूढ़े आदमी, तुम मर क्यों नहीं जाते? जिचिंग, तुम क्या कर रहे हो? अंकल ली को जाने दो। क्यू हाओ ने भी अपनी कमर से उस आदमी को बाहर निकाला और लिन जिचिंग पर निशाना साधा, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। जिचिंग, उत्साहित मत हो, तुम्हारी पत्नी और बच्चे अभी भी मेरे हाथों में हैं। अगर तुमने गोली चलाने की हिम्मत की तो वे जीवित नहीं रहेंगे। अंकल ली भी लिन जिचिंग की अचानक कार्रवाई से स्पष्ट रूप से भयभीत थे और उन्होंने जल्दी से लिन जिचिंग से कहा। लिन जिचिंग स्तब्ध रह गए। प्यूमा से बाहर आने से पहले वो शो देखने का प्रभारी था, इसलिए यहाँ कई लोग उनके विश्वास पात्र थे। कल जब लीशु और क्यू हाओ ने चर्चा की कि उसे अपराध के लिए कैसे खड़ा किया जाए, तो उसके एक वफादार अधीनस्थ ने यह सुना और उसे बुलाया। हालांकि उस आदमी ने इसे सिर्फ सुना और यह नहीं जानता था कि अंकल ली ने लिन जिचिंग की पत्नी और बच्चों का भी अपहरण कर लिया था। इसलिए इस समय लिन जिचिंग ने भी इसे पहली बार सुना। लिन जिचिंग के सामने अंकल ली अचानक उसकी बंदूक का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ क्यू हाओगांग लिन जिचिंग को गोली मारने जा रहा है। हालांकि काले कपड़ों में जो लोग पहले उनके साथ आए थे, उनमें ऐसे लोग भी हैं जो लिन जिचिंग के प्रति वफादार हैं। यह वही चीज है, किसी ने क्यू हाओ को गोली मार दी, किसी ने उसके साथी को गोली मार दी। लिन जिचिंग और अंकल ली पहले से ही एक साथ लड़ रहे थे, जिससे दूसरों के लिए शूटिंग करना मुश्किल हो गया था। हुआन फेंग और क्यू मिंगशुंग ने अपने सामने अराजकता को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालात इस हद तक बढ़ जाएंगे। अंकल ली के कई लोगों में वास्तव में आंतरिक कलह थी।
दोनों ही प्रवेश के लिए उत्सुक है। हालांकि इस समय ये स्पष्ट रूप से अच्छा समय नहीं है। गोलियां अव्यवस्थित रूप से उड़ रही हैं और उनमें से एक को गलती से लग सकती है। इसके अलावा अगर वे अचानक प्रकट हो जाएं, तो हो सकता है कि उनमें मौजूद लोग अपनी बंदूकों का मुंह घुमा दें और एक सुर में उन्हें निशाना बना ले। चलो पहले देखते हैं। हुआंग फैंग ने कहा कि उसने देखा कि क्यू निंगशुंग चलने के लिए तैयार था और उसने तुरंत उसे गले लगा लिया। इस समय वो सुरक्षित रूप से बाहर रहेंगे। www.gzbpicom तेजी से अपडेट करें। कम विज्ञापन। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 267 पलट दिया गया। हुआंग फैंग के हाथ की ताकत में वृद्धि को महसूस करते हुए क्यू निंगशुंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, लेकिन वह अचानक शांत हो गया था। क्यू निंगशुंग यहाँ शांत है, लेकिन अंदर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। गोली चलने की आवाज के समय दो लोग जो बाहर पहरा दे रहे थे अंदर भागे। हालांकि वे नाम के लिए अंकल ली का पीछा कर रहे हैं, लेकिन वे लिन जिचेंग के भागने के बाद उनका पीछा कर रहे हैं। इससे पहले वे लिन जिचेंग का अनुसरण करते रहे हैं, इसलिए उन्हें अंकल ली में नहीं बल्कि लिन जिचेंग में अधिक रुचि है। इसलिए जब दो व्यक्ति अंदर आए तो वे लीशु और कियो हाओ को खत्म करने के लिए टीम में शामिल हो गए। ये कहना होगा कि कियो हाओ का कौशल बहुत अच्छा है। हालांकि वो कई लोगों से घिरा हुआ था, फिर भी वो वापस लड़ सकता है और कई लोगों को मार सकता है। बेशक उनकी अपनी स्थिति भी बहुत खराब है, उसे कई बार गोली मारी गई, वो गंभीर रूप से घायल हो गया और कागज की तरह पीला पड़ गया। लिन द्वारा की गई एक और गलती अंकल ली है। उनकी राय में अंकल ली बूढ़े हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं है। हालांकि वो भूल गया, जब अंकल ली छोटे थे तो वह भी सड़क पर थे। वो इस बिंदु तक घुलने मिलने में सक्षम था, न केवल इसलिए कि वो दूसरों की तुलना में अधिक होशियार था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसकी कुशलताएं कमजोर नहीं थी। केवल इन वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं किया। लिन जिचेंग और कियो हाओ दोनों तब मौजूद होते हैं जब उन्हें लड़ने की जरूरत होती है, इसलिए वे सभी भूल जाते हैं कि जब अंकल ली छोटे थे तो उन्होंने भी एक कठिन भूमिका निभाई थी। जब लिन जिचेंग स्तब्ध रह गया तो उसे अंकल ली ने पकड़ लिया। दो लोगों के एक साथ कुश्ती लड़ने के बाद अंकल ली ने भी बढ़त हासिल कर ली, क्योंकि उनके पास पहला मौका था। मुझे नहीं पता कि इसकी व्यवस्था अंकल ली ने की थी या लिन जिचेंग ने। इस कमरे के आसपास के कई कमरों में कोई भी व्यक्ति नहीं है और इस समय कोई भी वहां से नहीं गुजरेगा, इसलिए अगर यहाँ गोलीबारी भी होती है तो बाहर के अन्य लोगों को पता नहीं चलता। यहाँ तक कि पहली मंजिल पर तेज संगीत अभी भी आ रहा है। लड़ाई जारी रही और चीखें नहीं रुकी। खिड़की के बाहर क्यू निंगशुंग के कैमरे ने ये सब सटीक रूप से रिकॉर्ड किया। ये सब बंद करो। इस समय लिन जिचेंग के साथ लड़ाई में अंकल ली, जिन्होंने अंतिम जीत हासिल की, ने लिन जिचेंग पर अपनी बंदूक तान दी और सभी लोगों को चिल्लाया। लिन जिचेंग थोड़े भूरे चेहरे के साथ जमीन पर लेटे हुए थे, लेकिन उनकी नजर अंकल ली पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें दुख से भरी थी। जाहिर है वो इस समय आश्वस्त नहीं थे। हालांकि भले ही वो आश्वस्त न हो, उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब उससे बिल्कुल भी विरोध नहीं हो सका। और अंकल ली की हालत भी बहुत खराब है। उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं और उसके बाल अस्त व्यस्त हैं, जो अतीत में उसकी छवि के साथ पूरी तरह से असंगत है। हालांकि अब उसके चेहरे पर विजेता की मुस्कान और क्रूरता की झलक है। ऐसे और भी लोग हैं जो बुरी स्थिति में हैं। कियो हाओ इस वक्त गंभीर रूप से घायल है। वो मुंह से खून निकालता रहता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अपने भाग्य का फायदा उठाएगा। वो लिन जिचेंग से छुटकारा पाने के लिए अंकल ली की प्रतीक्षा कर रहा था और फिर वो अंकल ली के अधीन पहला व्यक्ति बन गया। वो अंकल ली का पद जीतने के लिए एक और मौके की तलाश में था। सब कुछ अच्छी तरह से योजनाबद्ध था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि यह इस मुकाम तक कैसे पहुंचेगा। कियो हाओ का चेहरा भ्रम और मृत्यु के भय से भरा है। वो इतने सालों से अंकल ली के साथ मिलजुल रहे हैं। उन्होंने हर तरह के काम किए हैं। स्वाभाविक रूप से उसने लोगों को मार डाला है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी उसके हाथ में कई जिंदगियां बाकी है। अतीत में मरने से पहले उसने दूसरे पक्ष के संघर्ष और भय का आनंद लिया था। हालांकि अब उन्होंने पाया कि ये सभी चीजें इतनी सुंदर नहीं थी। उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। उसके पास अभी भी आनंद लेने के लिए बहुत सारे अच्छे दिन थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ उनसे दूर होता नजर आ रहा है। कियो हाओ की गंभीर चोट के अलावा घटनास्थल पर मौजूद अन्य 4 लोगों की मौत हो गई है। उनमें से 3 लिन जिचेंग के हैं और उनमें से 1 अंकल ली के हैं। लिन जिचेंग के 3 में से 2 को कियो हाओ ने मार डाला था। ये देखा जा सकता है कि कियो हाओ भयंकर है। जहां तक अन्य लोगों की बात है, वे सभी अब घायल हैं। कोई भी अच्छी हालत में नहीं है। कई लोगों में अंकल ली और लिन जिचेंग भी है। हालांकि लिन जिचेंग में बहुत सारे लोग नहीं हैं। आखिरकार जब ली शू लोगों को अपने साथ ले जाता है तो वो उन लोगों को ले जाने के लिए अधिक इच्छुक होता है जिन्हें वो जानता है और जिन पर वो भरोसा करता है। लिन जिचेंग, क्या तुमने नहीं सोचा कि मैं अंत में जीत गया? अंकल ली ने लिन जिचेंग को पागलपन से देखा और कहा, मैं इतने सालों से पतला नहीं हुआ हूँ। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। तुम एक शापित आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जेल जाओ। ये हम सभी की खातिर है। मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, लेकिन अब आप मरने के लिए तैयार हैं। न केवल आप, बल्कि आपकी पत्नी और बच्चे भी। मैं उन्हें आपके साथ फिर से जुड़ने के लिए भेजूंगा। आप नहीं मर सकते थे, उनमें से कोई भी नहीं। आपने ये सब अपने आप से बनाया है। अंकल ली ने उदास चेहरे के साथ लिन जिचेंग को देखते हुए कहा। लिन जिचेंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अभी भी अंकल ली को उसी अवस्था में देखा। वो जानता था कि यदि उसका कार्य विफल हो गया तो उसका क्या होगा। अंकल ली के साथ इतने वर्षों तक रहने के बाद वो किसी और की तुलना में अधिक जानता था कि वो किस तरह का व्यक्ति था। लिन जिचेंग के दिल में भी पछतावे की झलक है। उसे अंकल ली को उसी समय गोली मार देनी चाहिए थी जब वो अभी अभी आए थे। उन्होंने उनसे इतनी बकवास क्यों की? लेकिन अब उसे दूसरी तरफ से पलट दिया गया। मूल रूप से लिन जिचेंग को पहले ही खबर मिल गई थी, इसलिए वो वापस नहीं आ सके। जब तक वो बाहर छिपा रहा, अंकल ली उसके बारे में कुछ नहीं कर सके। अंकल ली जियांगजू या यहाँ तक कि किंग प्रांत में एक ताकत थे, लेकिन उनके पंजे और दांत किंग प्रांत से बाहर नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए लिन जिचेंग को अंकल ली द्वारा पकड़े जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, ताकि वो बाहर आजाद रह सके।
हालांकि वो इच्छुक नहीं था, वो पहले से ही ऊंचे पद पर था, लेकिन अब वो भगोड़े की तरह जीवन जीने जा रहा है। जाहिर है यह अंतर उन्हें स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा उसने खुद को अंकल ली को बेचने में संकोच नहीं किया, लेकिन वह नाराज था, इसलिए वो हिसाब बराबर करने के लिए अंकल ली को ढूंढने वापस आया। इसके अलावा उसने पहले से ही इसके बारे में सोचा था, जब तक उसने अंकल ली को मार डाला मैंने कियो हाओ को फिर से मार डाला। इस तरह मैं थानेदार को भी समझा सकता हूँ, मैं अंकल ली द्वारा छोड़ी गई ताकतों पर आसानी से कब्जा कर सकता हूँ। इस तरह मुझे भगोड़े की तरह नहीं जीना है, बल्कि मैं पहले से एक कदम आगे बढ़ सकता हूँ। यह इस विचार के कारण है कि लिन जिचिंग वापस आकर जुआ खेलने को तैयार है। इसके अलावा यह वो जगह थी जहां वो शो देखा करते थे और उन्हें इस बात का भी यकीन है। वास्तव में लिन जिचिंग लगभग सफल हो गए। यदि वो बहुत अधिक बकवास नहीं करता तो शायद अंकल ली एक लाश है। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 268 कौन जीतता है। हालांकि इस समय इन बातों के बारे में सोचना बेकार लगता है। यदि आप असफल होते हैं तो आपके पास बाजार को पलटने का कोई मौका नहीं होगा। जहां तक विफलता के बाद उसके साथ क्या होता है, इसके बारे में उसने पहले ही सोच लिया है, इसलिए अंकल ली की बकवास सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि जब लिन जिचेंग निराशा में था और ली शुओ संतुष्ट था, एक छोटा भाई जो लिन जिचेंग के प्रति वफादार था, उसने अचानक ली शुओ को बंदूक से गोली मार दी। हालांकि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वो घायल हो गया था या अचानक कुछ हुआ था। उसने ली शुओ को जान में गोली मारी और उसे मारा नहीं। हालांकि अंकल ली ने पहली बार अपना संतुलन खो दिया था और लिन जिचेंग की आंखें चमकते ही अंकल ली से लड़ना चाहते थे। ली शुगोंग लिन जिचेंग को गोली मारने के लिए अपनी बंदूक उठाना चाहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। लिन जिचेंग के मुंह पर भी एक क्रूर मुस्कान दिखाई देती है। हालांकि उसकी मुस्कान जल्द ही उसके चेहरे पर आ गई और वो बहुत गौरवान्वित था। इस समय उनके माथे पर काला धब्बा था और लगातार खून बह रहा था। लिन जिचेंग अपना सिर हिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कियो हाओ से ज्यादा दूर नहीं दिख रहा है, जो सोफे पर झुका हुआ है। उसकी आंखों में आश्चर्य और झुंझलाहट है। जाहिर है उन्होंने पहले कियो हाओ के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया था। कियो हाओ द्वारा गोली चलाने के बाद उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसके पास बंदूक पकड़ने की भी ताकत नहीं थी, इसलिए वो जमीन पर लटक गया। हालांकि उन्होंने लिन जिचेंग को मुस्कुराते हुए देखा और बहुत प्रसन्न हुए। उनका शॉट अंकल ली को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से उनकी वजह से था। उन्होंने और लिन जिचेंग ने अंकल ली के साथ लगभग एक ही समय बिताया और उनके कौशल लगभग समान थे, जिसके कारण दोनों के बीच अच्छे संबंध बन गए। हालांकि वे गुप्त रूप से अपने दिलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था। अब कियो हाओ जानता है कि वो इसे बनाने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन लिन जिचेंग के पास डिश को पलटने का मौका है। वो मरने को तैयार नहीं है। उनकी मृत्यु के बाद लिन जिचेंग ही एकमात्र व्यक्ति है। एक बार जब वो और अंकल ली मर गए तो संभावना है कि लिन जिचेंग अंकल ली की जगह ले लेंगे ताकि उनके सिर पर दबाव डाला जा सके। भले ही वो मरने वाले हो, कियो हाओ भी इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। इसलिए कियो हाओ ने अपनी पूरी ताकत से गोली चलाई और इस शॉट का प्रभाव बुरा नहीं था। मैं जीत गया, कियो हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका स्वर दृढ़ था, लेकिन असीमित कमजोरी भी प्रकट हुई। जाहिर है इस वक्त उनकी हालत बहुत खराब थी। हालांकि लिन जिचेंग स्पष्ट रूप से उससे भी बदतर है, क्योंकि वो बोल भी नहीं सकता है, इसलिए उसकी आंखें खुली और मृत है। लेकिन अंकल ली निष्क्रिय नहीं है। जबकि उसके दो पूर्व शक्तिशाली अधीनस्थ एक दूसरे को घूर रहे हैं, उन्होंने उस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है जिसने उस पर हमला किया था, और फिर कई अन्य लोगों को मार डाला जो लिन जिचेंग के प्रति वफादार है। इस प्रकार दृश्य में उसके सभी लोग हैं, हालांकि वे केवल 3 हैं और वे सभी घायल हैं। हाँ, अंत में मैं जीत गया। अंकल ली ने देखा कि स्थिति सुलझ गई है और गर्व से कहा। हालांकि उसका चेहरा पीला था, फिर भी वह गर्व से भरा हुआ था। जाहिर है वो परिणाम को स्वीकार कर सकते थे और इससे संतुष्ट थे। यद्यपि आप घायल हैं और आप एक ही समय में अपने 2 सबसे शक्तिशाली अधीनस्थों को खो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि चीजों को सुलझाया जा सकता है, आपकी स्थिति बरकरार रखी जा सकती है, कोई भी आपको धमकी नहीं दे सकता है और आप भविष्य में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हैं। नहीं, आप अभी तक नहीं जीते हैं। कमरे में क्यू निंगशू की आवाज सुनाई दी। बंदूक नीचे रखो और दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ो। इस समय हुआंग फैंग और क्यू निंगशू कमरे में प्रवेश कर चुके हैं। वे देखते हैं कि अंदर की स्थिति मूलतः स्थिर है। वे जानते हैं कि जब वे कमरे से बाहर आते हैं तो उनकी नजर हर जगह गंदी पर पड़ती है। हुआंग फैंग और क्यू निंगशू बहुत प्रभावित हुए हैं। हालांकि उन्होंने पूरी प्रक्रिया अपनी आंखों से देखी है, फिर भी वे हैरान हैं। ये तो कहा ही जा सकता है कि सत्ता लोगों को मार देती है। यदि यह लिन जिचेंग की जंगली आशा के लिए नहीं होता तो वो वापस नहीं आता जब उसे पता था कि अंकल ली उससे लड़ने जा रहे थे, और ऐसी बात नहीं हुई होती। अंकल ली थोड़ी मुश्किल से घूमते हैं और अपने कमरे में 2 अप्रत्याशित मेहमानों को देखते हैं। उसका चेहरा सदमे से भरा है। वो कैसे नहीं सोच सकता था कि इस समय 2 अप्रत्याशित लोग सामने आएंगे और उनमें से एक महिला खुद पर बंदूक तान देगी। वो जानता है कि यदि केवल एक परिवर्तन होता है तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के गोली मार देगा। इस समय कियो हाओ, जो मर रहा था, ने हुआंग फैंग और क्यू निंगशू को भी देखा। क्यू निंगशू एक दूसरे को नहीं जानते थे। हालांकि हुआंग फैंग, जिस व्यक्ति का पैर टूट गया था, उसकी यादें अभी भी ताजा है। पहले तो वो स्तब्ध रह गया, फिर जोर जोर से हंसने लगा और खांसने लगा। आप तो यह आप हैं।
हाँ हाँ, हमारी गणना की गई है, हमारी गणना की गई है। कियू हाओ बेतहाशा हंसे। जब वो हंसा तो उसके मुंह में बहुत सारा खून आ गया। फिर उसने अंकल ली की ओर देखा और कहा, बूढ़े आदमी, तुम नहीं जीते। हाँ हाँ, तुम भी नहीं जीते। हालांकि उन्होंने परोक्ष रूप से ली शुई की मदद की है कि युहाओं के मन में ली शुई के लिए कोई अच्छी भावना नहीं है। ऐसा उसे तब महसूस हुआ जब उसने लिन जिचेंग को छोड़ने में संकोच नहीं किया। वह जानता है कि वह और लिन जिचेंग दोनों ली शुई के उपकरण हैं। ली शुई के मन में उनके लिए कोई भावना नहीं है कि युहाओं के मन में उनके लिए कोई अच्छी भावना नहीं है। इससे पहले उन्होंने ये भी सोचा था कि अंकल ली को कैसे हटाया जाए और लिन जिचेंग को हटाने के बाद उनकी जगह कैसे ली जाए। कियू हाओ ने सोचा कि वह और लिन जिचेंग मर चुके हैं। अंकल ली सबसे बड़े विजेता थे। आखिरकार लिन जिचेंग के साथ भाई प्यूमा की कहानी समझाई जाएगी। अंकल ली और टोन कियानजुन के प्रभाव से अगली बात तय करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि यह मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि आखिरी क्षण में जब अंकल ली अपनी जीत का जश्न मनाने वाले थे, हुआंग फेंग अचानक उनके बगल में एक पेयटन बंदूक के साथ प्रकट हुए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे यहाँ कैसे दिखाई दिए। हालांकि वे अंकल ली के साथ सही रास्ते पर नहीं होंगे, इसलिए कियू हाओ काय कहेंगे कि अंकल ली भी नहीं जीते। अंकल ली ने कियू हाओ को नफरत से देखा। आज उसके दो सबसे ताकतवर माथा तुझसे बेवफा थे। हालांकि कियू हाओ ने खुद को ज्यादा गोली नहीं मारी। अंकल ली को भी पता था कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं। भले ही आज का कार्यक्रम न हो, कियू हाओ भविष्य में खुद को धोखा देगा, जो पूरी तरह से कल्पना योग्य है। हाँ, हम सभी गणना कर चुके हैं। कियू हाओ अपने शब्दों को दोहराता रहा, लेकिन फिर उसने अचानक और तेजी से खांसी की। फिर एक बड़ा और खून थूक दिया। वो एक सांस में भी ऊपर नहीं आया और उसका सिर हमेशा के लिए नीचे झुक गया। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 269 कियू निंगशून खतरे में। हुआंग फेंग जल्दी से 2 कदम चला और कियू हाओ के पास आ गया। हालांकि उसने पाया कि उसका कोई जीवन नहीं था। वो पहले भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। वो बहुत उत्साहित था, इस तरह तो उसकी मौत हो जाएगी। हुआंग फेंग उससे बहुत प्यार नहीं करता था। आखिरकार ये लड़का अच्छा लड़का नहीं है, जैसा कि अभी की स्थिति से देखा जा सकता है। केवल इस तरह से अब कोई भी जीवित नहीं है। स्पर्श करें, अचानक गोली चलने की आवाज आई। उसके बाद कियू निंग फ्रॉस्ट की शांत आवाज आई, मैं तुम्हें हिलने डुलने की सलाह नहीं देता। कियू निंगशूंग ने अंकल ली से यह नहीं कहा। इस समय अंकल ली नहीं हिले। कियू निंगशूंग ने यह बात अंकल ली के एक आदमी से कही। वह आदमी उस पर गोली चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पहले ही पता चल गया। उसने उसकी बाह में गोली मार दी और बंदूक पकड़ में नहीं आ सकी। कियू निंगशूंग और हुआंग फेंग पहले खिड़की से बाहर थे, लेकिन उन्होंने अंदर की पूरी प्रक्रिया देखी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि उन्हें इस समय लापरवाह नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे अपनी गलतियों को दोहराएंगे। हुआंग फेंग वहां जाता है और उन 3 लोगों की बंदूकें छीन लेता है जो मरे नहीं है और अन्य, जबकि कियू निंगशूंग अभी भी अंकल ली की ओर इशारा करता है और कहता है, बंदूकें हटाओ। अंकल ली का चेहरा धुंधला और साफ था, लेकिन आखिरकार उन्होंने कियू निंगशूंग की बात सुनने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कियू निंगशूंग कभी भी उनके प्रति विनम्र नहीं होंगे। अंकल ली को अपनी बंदूक जमीन पर फेंकते हुए देखकर कियू निंगशूंग धीरे धीरे उनकी ओर चला और उसके हाथ में बंदूक दूसरी तरफ थी जब तक कि उसने अंकल ली की बंदूक को दूर नहीं मार दिया। उसके बाद उसने हथकड़ी निकालकर देखा तो वो आज रात बहुत अच्छी तरह से तैयार थी, न पिस्तौल भूली न हथकड़ी। इसे स्वयं पहनो। कियू निंगशूंग ने अंकल ली की ओर हथकड़ी फेंकी और कहा। अंकल ली भी सीधे हैं, ये जानते हुए कि प्रतिरोध के लिए कोई जगह नहीं है, वो जल्दी से खुद को यातना देता है, जबकि दूसरी तरफ हुआंग फेंग उन 2 लोगों को बांधने में व्यस्त है जो अभी भी जीवित है। कियू निंगशूंग को अंकल ली का सहयोग देखकर राहत मिली। आखिरकार उसके लिए इस स्थिति का सामना करना पहली बार था और उसका दिल बहुत घबरा गया था। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और उसकी नसें भी शांत हो गई हैं। आज वो इतना बड़ा केस सुलझा लेगी, ये सोचकर उसके पिता प्रभावित होंगे। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान थी। हालांकि अंकल ली आखिरकार एक बूढ़े और परिष्कृत व्यक्ति है। स्वाभाविक रूप से वो इस तरह पकड़ा जाना पसंद नहीं करेगा। कियू निंगशूंग के चेहरे को थोड़ा शांत देखकर उसने कियू निंगशूंग को हिंसक रूप से मारा और उसे उड़ा दिया। अचानक कियू निंगशूंग के पास कोई तैयारी नहीं थी। वह आदमी मारा गया और उड़ गया और उसके हाथ में मौजूद बंदूक उड़ गई। लेकिन इस समय अंकल ली ने अपनी बाहों से बंदूक निकाल ली और बिना किसी हिचकिचाहट के कियू निंगशूंग को गोली मार दी। इस बार उसने सबक सीखा और किसी भी बकवास में देर न करने की हिम्मत की। इसके अलावा पास में हुआंग फेंग भी था, लापरवाही बरतने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इससे पहले जब हुआंग फेंग और कियू निंगशूंग ने पूरी प्रक्रिया देखी तो उन्होंने देखा कि अंकल ली ने ऐसी खतरनाक स्थिति में अपनी बंदूक नहीं निकाली थी, इसलिए उन्होंने अवचेतन रूप से सोचा कि अंकल ली के पास कोई बंदूक नहीं थी। हालांकि उन दोनों को यह उम्मीद नहीं थी कि अंकल ली इतने असहिष्णु होंगे, तभी तो उसने बंदूक नहीं निकाली। लेकिन अब उसने अचानक बंदूक निकाल ली, जिससे दोनों का एक्सीडेंट हो गया। नो हुआंग फेंग ने कियू निंगशूंग की स्थिति भी देखी। वो भयभीत होकर चिल्लाया। उसने अपनी बंदूक उठाई थी और अंकल ली को गोली मार दी थी। पिछली जगह में उन्होंने कई बंदूकें चलाई थी, वो बंदूकों से अनजान नहीं था। हालांकि हुआंग फेंग की गति आखिरकार धीमी थी। अंकल ली ने कियू निंगशूंग पर बेरहमी से गोलियां चलाई और कियू निंगशूंग के दिल के पास एक खून का छेद हो गया।
जब अंकल ली अपनी बंदूक ठीक करने जा रहे थे तब हुआंग फैंग की तरफ की बंदूक भी बज उठी, जबकि हुआंग फैंग की गोली सीधे अंकल ली के सिर पर लगी। हुआंग फैंग के शॉट में कुछ ताकत के तत्व और कुछ भाग्य के तत्व थे। हालांकि हुआंग फैंग के शॉट का प्रभाव सीधे चाचा ली के सिर पर पड़ा। हुआंग फैंग अभी भी थोड़ा असहज है। वो अपने शरीर पर कुछ बंदूकें ठीक करता है। जब तक अंकल ली जमीन पर लेट नहीं जाते और हिलना पूरी तरह से बंद नहीं कर देते तब तक हुआंग फैंग बंदूक फेंक देता है और क्यू निंगशुंग की ओर भाग जाता है। क्यू निंगशुंग, क्या आप ठीक हैं? आप कैसे हैं? हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग को अपनी बाहों में पकड़ रखा है। क्यू निंगशुंग की हालत बहुत खराब है। उसके मुंह से खून बह रहा है और उसके हृदय से लगातार खून बह रहा है, मानो वो अपने शरीर का सारा खून बहा देगी। हालांकि जब हुआंग फैंग ने चिंता से उसकी ओर देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो बहुत प्यारी थी। उसने अपना मुंह खोला और बोलना चाहा, लेकिन उसने कुछ खून का झाग उगल दिया। क्यू निंगशुंग ने कांपते हुए अपना हाथ उठाया। हुआंग फैंग के चेहरे को छूने में काफी मेहनत करनी पड़ी। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी बुरी थी। वो अपनी स्थिति जानती थी और वो मर सकती थी। हालांकि वो मौत से डरती थी और उससे नफरत करती थी, लेकिन ये स्वीकार करना इतना कठिन नहीं था कि वो हुआंग फैंग की बाहों में मर सकती है। क्यू निंगशुंग को पता था कि उसके मन में हुआंग फैंग के लिए कुछ अच्छी भावनाएं हैं, या तो इसलिए कि हुआंग फैंग ने उसे पहले बचाया था, या कल रात अचानक भ्रम और मन की धड़कन के कारण। हालांकि वो अपने विचारों को जानती थी और उन्हें दिखाने में शर्मिंदा थी, लेकिन अब वो मरने वाली थी, इसलिए वो उन्हें छिपाना नहीं चाहती थी। तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। हुआंग फैंग भी बहुत घबराया हुआ है। ये पहली बार है जब उसे वास्तविकता में इस स्थिति का सामना करना पड़ा है। जब उसने इसे उस युद्ध क्षेत्र में भेजा तो उसने आसपास अपने साथियों को भी मरते हुए देखा। हालांकि उनका वर्तमान मूड नहीं था। उस समय वो खुद को एक राहगीर के रूप में अधिक मानता था और यहाँ तक कि अपने आसपास की चीजों को भी उदासीनता से देखता था। हालांकि अब यह अलग है। क्यू निंगशुंग वो व्यक्ति है जिसे वो वास्तविक दुनिया में जानता है। इसके अलावा दोनों के बीच रिश्ते भी अच्छे हैं। क्यू निंगशुंग की उसके सामने इस तरह मौत हो गई जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकता। वैसे जादू, मैं जादू कर सकता हूँ, हुआंग फैंग ने बड़बड़ाते हुए कहा कि इस समय वो मुसीबत में था। वो अपना राज छिपा नहीं सका। उसने सोचा कि वो जादू कर सकता है, इसलिए उसने तुरंत इसका उपयोग कर लिया। यह एकमात्र चमकीला जादू है जो हुआंग फैंग ने सीखा है। यह मनुष्य की कुछ छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर सकता है। वो नहीं जानता कि वो क्यू निंगशुंग को बचा सकता है या नहीं, लेकिन उसे प्रयास करना होगा। हुआंग फैंग के मुंह में शब्द है और क्यू निंगशुंग उसे कोमलता से देखता है। हालांकि हुआंग फैंग के पास निश्चित रूप से इसके बारे में सोचने का कोई दिमाग नहीं है। जल्दी क्यू निंगशुंग पर एक हल्की रोशनी चमकती है। उसका चेहरा बेहतर दिखने लगता है। हालांकि हृदय में रक्तस्राव बंद नहीं होता है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 270 रामबान। हुआंग फैंग का चेहरा अधिक चिंतित है। उसके हाथ में उपचार कौशल क्यू निंगशुंग पर पागलों की तरह पैसा फेंकने का नहीं है। उसका चेहरा बेहतर हो रहा है, लेकिन उसे लगी चोटों पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा है। इस समय अगर कोई क्यू निंगशुंग के दिल से गोली निकालता है और उस पर पट्टी बांधता है तो हुआंग फैंग के उपचार ऑपरेशन के साथ क्यू निंगशुंग वास्तव में बेहतर हो जाएगा। हालांकि हुआंग फैंग अब ऐसा नहीं कर सकता है, इसलिए वो केवल उसकी जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए हीलिंग ऑपरेशन का उपयोग कर सकता है। अन्यथा क्यू निंगशुंग के अब मृत होने का अनुमान है। हुआंग फैंग को यह नहीं पता चला कि जब वो उपचार का उपयोग करने के लिए पागल था तो उसके आसपास की हवा में जादुई तत्व भी लगातार उस पर हावी हो रहे थे और उसके उपचार के उपयोग के बीच का अंतराल कम होता जा रहा था। हालांकि वो तुरंत उपलब्धि हासिल नहीं कर सका, लेकिन ये ज्यादा बुरा नहीं था। हालांकि हुआंग फैंग को ये सब परेशान करने वाला नहीं लगा। मत करो, ऐसे मत बनो। क्यू निंगशुंग कुछ कहने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे। हुआंग फैंग ने इलाज करते समय क्यू निंगशुंग को सांत्वना दी। बात मत करो, मैं एक एम्बुलेंस बुलाऊंगा। ठीक है, एक एम्बुलेंस। हुआंग फैंग, जो अभी घबराया हुआ था, एम्बुलेंस को कॉल करना भूल गया था, इसलिए उसने जल्दी से फोन निकाला और नंबर पर कॉल किया। क्यू निंगशुंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ हुआंग फैंग को जल्दबाजी में फोन करते देखा और फोन पर नस के साथ जोर से चिल्लाया। उसका हृदय थोड़ा मधुर और अनिच्छुक था। वह मरना नहीं चाहती थी। उसे बस यह महसूस हुआ कि जब उसे वह मिल गया जो वह चाहती थी तो वह मरना नहीं चाहती थी, न केवल इसलिए कि उसे अपने परिवार की याद आती थी, बल्कि इसलिए भी कि उसे हुआंग फैंग की याद आती थी। क्यू निंगशुंग, तुम बेकार हो। पिछली बार तुम खतरे में थे, इस बार फिर। क्यू निंगशुंग ने अपनी लापरवाही के बारे में शिकायत की। हुआंग फैंग, जिसने फोन रख दिया, उसने क्यू निंगशुंग की पलकें झपकते देखी। ऐसा लग रहा था कि वो टिक नहीं सका। वो और भी घबरा गया। रुको, एम्बुलेंस जल्द ही यहाँ होगी। हालांकि क्यू निंगशुंग अब और नहीं बोल सकता था। शांत हो जाओ हुआंग फैंग, तुम्हें शांत होना होगा। कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। इस समय हुआंग फैंग ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। इस समय केवल शांत होकर ही क्यू निंगशुंग को बचाया जा सकता है। हालांकि वो बिल्कुल भी ऑपरेशन या बचाव नहीं कर सका। उनका सबसे बड़ा कांच स्टोरेज बॉक्स था। हाँ, संग्रहण का डिब्बा। हुआंग फैंग की आंखों का कोना अचानक चमकीला हो गया। उसे स्टोरेज बॉक्स में कई चीजें मिली। हुआंग फैंग तुरंत अपनी चेतना को प्राप्त रिंग में विसर्जित कर देता है। उसने जो कुछ भी हासिल किया है वो प्राप्त करने वाली रिंग में है। हाँ, ये है। हुआंग फैंग ने एक नजर में देखा कि नाजी में चुपचाप पड़ा लाल फल अपना प्रभाव नहीं भूला था। हुआंग फैंग ने फल निकालने में कोई संकोच नहीं किया। इस समय वो केवल यही आशा कर सकता था कि यह फल उतना ही जादुई हो जितना इसे पेश किया गया था। चलो, अपना मुंह खोलो और इसे खाओ, हुआंग फैंग ने क्यू निंगशुंग से कहा। हालांकि इस समय क्यू निंगशुंग की चेतना थोड़ी धुंधली है। यह मत कहो कि उसमें मुंह खोलने की शक्ति नहीं है। हुआंग फैंग इतनी परवाह नहीं कर सकते। वो झुगुओ को अपने मुंह में डालता है, कुछ और चबाता है, रस की एक धारा बहता हुआ महसूस करता है, क्यू निंगशुंग के मुंह पर अपना मुंह बंद कर देता है और फिर अपने मुंह में चबाए गए झुगुओ को रस के साथ क्यू निंगशुंग के मुंह में स्थानांतरित कर देता है।
ऐसा हो सकता है कि क्यू निंगशून को अचानक चूमा गया हो और वो चौंक गया हो। शायद ये प्रकाश का प्रतिबिंब था। क्यू निंगशून को अचानक कुछ ताकत मिल गई। उसने अपनी आंखें खोली और हुआन फैंग को मूर्खता से देखा। उसका सिर खाली था। ऐसा लग रहा था कि जो अभी हुआ था उसे वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी। चलो खाओ। हुआन फैंग ने देखा कि क्यू निंगशून को कुछ चेतना है और जल्दी से कहा। ऐसा लगता है कि क्यू निंगशून ने सोचने की क्षमता खो दी है। उसने सहजता से जुगो को निगल लिया, जिसे हुआन फैंग ने टुकड़ों में चबाकर रस के साथ मिला लिया था। बाद में उसने महसूस किया कि गर्म हवा की एक धारा उसके पेट से शुरू हुई और उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुई, विशेषकर उसके हृदय के पास, जहां ये सबसे अधिक प्रवाहित होती थी। ऐसा लग रहा था कि गर्म हवा उसके घायल शरीर की मरम्मत कर रही थी और उसके शरीर पर घाव से खून बहना पूरी तरह से बंद हो गया था। उसी समय हुआन फैंग ने क्यू निंगशून की स्थिति पर पूरा ध्यान दिया और उसे इलाज देना जारी रखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्रभाव पड़ा या नहीं, न होने से तो इसका होना ही बेहतर था। फिर हुआन फैंग ने देखा कि क्यू निंगशून का चेहरा धीरे धीरे खून के रंग में लौट आया। पिछली पीली भावना गायब हो गई। पिछली कमजोर सांस धीरे धीरे सामान्य हो गई। क्यू निंगशून की आंखें अधिक सक्रिय हो गई। आपको कैसा लगता है? हुआन फैंग देखता है कि क्यू निंगशून कुछ ठीक हो रहा है। जल्दी से कोई रास्ता पूछने की परवाह करता है। आपने मुझे फिर से बचा लिया। क्यू निंगशून ने जटिल आंखों से हुआन फैंग को देखा और कहा। क्यू निंगशून स्पष्ट रूप से हुआन फैंग की तुलना में अपने शरीर के बारे में अधिक जानती है। हुआन फैंग द्वारा दिया गया खाना खाने के बाद उसे लगता है कि उसकी पहचान बहुत बदल गई है। गर्म धारा लगातार उसके शरीर की मरम्मत करती है, उसे जीवन शक्ति प्रदान करती है और उसके जीवन को बनाए रखती है। अब उसे मरने का कोई एहसास नहीं है। अब वो अपनी कमजोरी को छोड़कर सामान्य व्यक्ति से बदतर नहीं है। तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा लगता है कि क्यू निंगशून वास्तव में ठीक है। हुआन फैंग को राहत मिली है। इसके बाद से वो तनाव में है। भंडारण बॉक्स ने उसे निराश नहीं किया। तुमने मुझे खाने को क्या दिया? क्यू निंगशून ने उत्सुकता से पूछा। अब उसके पास कमजोरी के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए उसमें कुछ जिज्ञासापूर्ण पूछने की ऊर्जा है। एक रामबाण औषधि। हुआन फैंग ने कहा कि क्यू निंगशून ने वैसे भी खाना खाया था। वह नहीं जान सकी कि यह क्या था। जब तक वो यह नहीं कहती, किसी और को यह पता नहीं चलता। बेशक ये सबसे अच्छी स्थिति है, लेकिन हुआन फैंग भी जानते हैं कि अन्य लोगों को संदेह होगा। आखिरकार क्यू निंगशून को इतनी गंभीर चोट लगी, लेकिन अब कमजोरी के अलावा और कुछ नहीं है। स्वाभाविक रूप से उसे संदेह हुआ। हुआन फैंग ने उस समय लोगों को बचाने के बारे में इतना नहीं सोचा था। बस आशा है कि यह मामला उनके लिए बहुत अधिक परेशानी नहीं लाएगा। कोई बात नहीं। क्यू निंगशून ने पूछना जारी नहीं रखा, हालांकि वो बहुत उत्सुक थी, जिसमें पिछली बार हुआन फैंग द्वारा निकाला गया दस्ताना और अभी अभी उसके सामने रखी चीजें भी शामिल थी। वो बहुत उत्सुक थी। हुआन फैंग बहुत रहस्यमय था। ऐसा लगता है कि बहुत सारे हैं राज, दूसरों को बताना नहीं चाहते। मैं तुम्हारे बारे में सारे रहस्य पता लगा लूंगा, क्यू निंगशून ने सोचा। 26,412, 25,991, 26,469, 33,258, 29,916, 23,376, 23,567, 35,828, 32,593, 32, 119, 119, 119, 46, 71, 122, 98, 112, 105, 46, 99, 111, 109, 32, 26,356, 26,032, 51, 26,356, 24,555, 50। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 271 का अंक। एम्बुलेंस को आने में देर नहीं लगी। एम्बुलेंस के साथ थाने के लोग भी थे। बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। इसी समय दूसरी मंजिलों पर खेल रहे लोगों को पता चला कि यहाँ कुछ हुआ है। ठंड जम रही है। आप कैसे हैं? पिताजी को मत डराओ। इसी समय भीड़ के सामने एक ताकतवर दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी आया। ये पता चला कि जब हुआन फैंग और क्यू निंगशून कमरे में प्रवेश करने जा रहे थे, तो वे पुलिस को बुलाने के लिए तैयार थे। क्यू निंगशून ने सीधे पुलिस को फोन नहीं किया, लेकिन गुप्त रूप से अपने पिता को एक संदेश भेजा। इस तरह पुलिस वहां तेजी से आगे बढ़ेगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता व्यक्तिगत रूप से आएंगे। पिताजी, मैं ठीक हूँ, क्यू निंगशून ने कहा। बात सिर्फ इतनी है कि उसका रंग पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और उसका स्वर बहुत कमजोर है। बाहरी लोगों को ऐसा नहीं लगता कि वो ठीक है, खासकर उसकी छाती जो खून से लाल है। एक नजर में वो जानती है कि वह आहत है। क्या ठीक है? आप सभी घायल हैं। डॉक्टर, मुझे पता था कि मैं आपको आगे जांच नहीं करने दूंगा। क्यू निंगशून के पिता को बहुत पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि उसके बेटे ने सोचा कि उसकी बेटी को कुछ नहीं मिल सका, यानी उसने सिर्फ मौज मस्ती की और कुछ नहीं होगा। लेकिन अब दृश्य को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से मामला नहीं है। जब उसने अपनी बेटी के दिल में खून का एक टुकड़ा देखा, तो वो लगभग मौत से नहीं डरा और उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे उसके साथ मिलीभगत नहीं करनी चाहिए। एम्बुलेंस का पीछा करने वाला डॉक्टर आगे बढ़ा और क्यू की फ्रॉस्टी पर जोर दिया। ये सहयोग ही था कि जब एम्बुलेंस बाहर थी तो उनकी मुलाकात पुलिस से हुई। चलो इन लोगों को वापस पुलिस स्टेशन ले जाओ और इस जगह को मेरे लिए सील कर दो, क्यू निंगशून के पिता ने ठंडे चेहरे के साथ अपने अधीनस्थों से कहा। पुलिस व्यस्त रहने लगी। पहले उन्होंने घटनास्थल पर केवल क्यू निंगशून के अलावा अन्य लोगों पर अपनी बंदूकें तान दी थी। अब उनके पास निर्देशक क्यू का आदेश है, इसलिए वे विनम्र नहीं है। ये देखकर कि एक पुलिसकर्मी हुआन फैंग को यातना देने जा रहा था, क्यू निंगशून ने कहा, उसे गिरफ्तार मत करो, वो मेरा दोस्त है और उसने मुझे बचाया है। क्यू निंगशून के साथ अन्य पुलिस हुआन फैंग को शर्मिंदा करना जारी रखने की हिम्मत नहीं करेगी। हालांकि निर्देशक क्यू ने हुआन फैंग को उत्सुकता से देखा और उनकी उपस्थिति को देखा। वह जानता था कि वो पुलिसकर्मी नहीं है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसे अपनी बेटी से कैसे घुलना मिलना है। हालांकि अब उनका पूरा ध्यान अपनी बेटी पर है और उनके पास हुआन फैंग नाव को संभालने का समय नहीं है। वो कैसे? मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर को खड़ा देखकर निर्देशक क्यू ने जल्दी से पूछा।
निर्देशक कियो, आपकी बेटी की जान खतरे में नहीं है, लेकिन वो थोड़ी कमजोर है, बस कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए। ये बोलते हुए उनका चेहरा संदेह से भरा था। हालांकि ये बहुत अजीब है। अधिकारी कियो की बंदूक की स्थिति के अनुसार ये कहा जा सकता है कि यह एक घातक चोट है और गोली अभी भी इसमें है। हालांकि अधिकारी कियो के पास है कमजोरी के अलावा कुछ नहीं, जो वास्तव में अजीब है। निर्देशक कियो को डॉक्टर के संदेह की परवाह नहीं है। जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी का उससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसे बहुत राहत मिलती है। उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं है। शायद उसका जीवन बहुत बड़ा है, आपको कामयाबी मिले। हालांकि कियो के पिता चिंतित हो गए जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी के शरीर में अभी भी गोलियां हैं। छर्रे निकालने के लिए सर्जरी करना निश्चित है। हालांकि छर्रे फिलहाल अधिकारी कियो के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करते हैं, इसलिए अधिकारी कियो का स्वास्थ्य ठीक होने के बाद सर्जरी करने में देर नहीं हुई है। उस स्थिति में यह अधिक सुरक्षित है, डॉक्टर ने कहा। वास्तव में जू गुओ द्वारा उत्पन्न गर्म धारा छर्रे से घिरी हुई है। अन्यथा भले ही कियो निंगशुंग अब ठीक है, छर्रे उसके शरीर में घुस गए हैं और उसके स्वास्थ्य पर असर डालेंगे। लेकिन अब सब कुछ अच्छा है। हालांकि उनकी बेटी की मृत्यु बड़े पैमाने पर नहीं होगी, जिससे निर्देशक कियो के दिल में गुस्सा कम नहीं हो सकता। उनके दिल में अब भी कुछ डर है। वो अपनी बेटी को अनुशासित करने और उसे कोई और जोखिम लेने से रोकने के लिए तैयार है। हालांकि अंकल ली के इस क्लब में वो जाने नहीं देंगे। तभी उसे चारों ओर देखने का मन हुआ, फिर उसकी भौहें सिकुड़ने लगी। जाहिर है आज रात की घटना की प्रकृति और गंभीरता न केवल मृत बल्कि पिस्तौल भी उसके काम के लिए एक चूक थी। पिताजी, खिड़की के दूसरी तरफ एक कैमरा है, इसमें यहाँ होने वाली हर चीज की जानकारी है, कियो निंगशुंग ने कहा। बेशक जब वे अंदर आए तो कैमरा बंद था, इसलिए अंकल ली या हुआंग फैंग द्वारा उनकी हत्या का कोई रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। बाद में जब उन्होंने अपना कबूलनामा दर्ज किया तो उन्होंने इसे छिपाया नहीं। उन्हें वास्तव में जो छिपाने की जरूरत है वो हुआंग फैंग के उपचार की प्रक्रिया है। हुआंग फैंगजियान हालांकि वो नहीं चाहती थी कि अन्य लोग इसे देखें, और कियो निंगशुंग स्पष्ट रूप से हुआंग फैंग को नहीं बेचेगा। वो हुआंग फैंग को रहस्य की रक्षा करने में मदद करने के लिए भी पहल करेगी। जब निर्देशक कियो ने यहाँ अपनी बेटी की बातें सुनी तो उन्होंने जल्दी से किसी को खिड़की के पास जाने के लिए कहा। जैसा कि अपेक्षित था, उसने वहां एक कैमरा देखा और फिर उसे ले लिया। हुआंग फैंग अभी भी वहीं खड़ा है और देखता है कि कई पुलिसकर्मी घटनास्थल को संभालने में व्यस्त है। वो जानता है कि आज रात के बाद अंकल ली और उसकी सेनाएं खत्म हो गई है और उसने एक संभावित दुश्मन खो दिया है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि अंकल ली मर चुके हैं, इसलिए वे टोंग कियांजम के पिता और पुत्र को उखाड़ फेंकने के लिए अंकल ली का उपयोग नहीं कर सकते। हुआंग फैंग इससे संतुष्ट नहीं है। हालांकि उस मामले में वो इतना कुछ नहीं सोच सकता है, इसलिए हालांकि उसे दया आती है, हुआंग फैंग को इसका अफसोस नहीं है। क्योंकि पुलिस आए, इलाके को ब्लॉक कर दिया और घटनास्थल को साफ कर दिया। जब हुआंग फैंग बाहर गए तो पुलिस और डॉक्टर के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। वो वापस नहीं गया, वो नहीं चाहता था, लेकिन उसे रिकॉर्ड बनाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। कियो निंगशुंग उपस्थित लोगों में से एक थी, लेकिन जाहिर है पुलिस ने उससे पूछने की हिम्मत नहीं की। इस समय वे पुलिस स्टेशन गए। उस स्थिति में क्रोधित निर्देशक कियो उन्हें फाड़ सकते हैं। इसके अलावा कियो कांगशुंग भी घायल हो गए हैं। इस समय तो उसे अस्पताल जाना ही होगा। रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया बहुत सहज थी। हुआंग फैंग पहली बार नहीं आए। जब वो पिछली बार आए थे तो कियो निंगशुंग ने उनका स्वागत किया था। इस बार कियो निंगशुंग ने कहा कि हुआंग फैंग उसका दोस्त था और उसने उसे बचाया। पुलिस ने हुआंग फैंग को शर्मिंदा करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा हुआंग फैंग भी एक अच्छा मैच था। जू गुओ की चीजों के अलावा कंसीलिंग को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड को आसानी से पूरा किया और फिर वापस चले गए। अंकल ली का व्यवसाय खत्म हो गया है। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 272 साथ याओ थंडर मुट्ठी। जोगजू कियाओ गेट की दुनिया में इस समय मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र से चीखें आ रही हैं। पड़ोस के कुछ बड़े मार्शल भाई जानते हैं कि छोटे मार्शल भाई जो गेट पर नए हैं मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। कियाओ गेट में केवल पहले वर्ष में नए शिष्य अक्सर एक साथ अभ्यास करते हैं। फिर दूसरे वर्ष में कई शिष्य अपने अपने गुरुओं के यहाँ अभ्यास करना शुरू करते हैं। बाद में तीसरे वर्ष की शुरुआत में कुछ शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए पहाड़ से नीचे जाने की व्यवस्था की जाएगी। बेशक इस समय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण को रोका नहीं जा सकता, लेकिन यह व्यक्तिगत चेतना पर अधिक निर्भर करता है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जोगमिन के मास्टर से पूछ सकते हैं। ली डेयू और लियू मिंगजी कुछ समय से कियाओ गेट में हैं। उन्होंने यहाँ के जीवन को अपना लिया है। वे प्रतिदिन केवल मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। उसके बाद वे कुछ गतिविधियों और अनुभवों को समझाने के लिए गुरु की बात सुनते हैं। दिन सरल है। निस्संदेह सरल होने का मतलब आराम पसंद होना नहीं है। वास्तव में मार्शल आर्ट का अभ्यास करना बहुत थका देने वाला होता है। उन्हें हर दिन जल्दी उठना पड़ता है और लंबे समय तक मार्शल आर्ट का अभ्यास करना पड़ता है। शुरुआती दिनों में वे हर दिन उस स्थान पर वापस जाते थे जहां वे रहते थे और सो जाते थे। अनुकूलन के इस दौर के बाद अब वे पहले की तरह थके हुए नहीं हैं। फैंग जिहाओ के कियाओ गेट से चले जाने के बाद कोई भी उन्हें जानबूझकर परेशान करने के लिए यहाँ नहीं आया। यहाँ तक कि पिछली बार की वजह से बड़े मार्शल भाई म्यू के साथ उनकी कुछ दोस्ती थी और बड़े मार्शल भाई म्यू उनकी देखभाल करते थे। ऐसा कहा जाता है कि दोपहर में एक नई मुक्केबाजी सिखाई जाएगी। सुबह के मार्शल आर्ट अभ्यास के अंत में ली डेयू और लियू मिंगजी कैंटीन में गए और चीजों के बारे में बात की। उन्हें कियाओ संप्रदाय में प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा है। इस समयावधि में संप्रदाय में मुख्य बात यह है कि उन्हें यहाँ के वातावरण और जीवन की लय के अनुकूल होने दिया जाए। जहां तक कुंग फू का सवाल है, उन्होंने भविष्य में आंतरिक शक्ति की खेती के लिए तैयारी करने के लिए त्वना के कुछ सरल तरीके अपनाए हैं और कुछ बुनियादी मुक्केबाजी का भी अभ्यास किया है। हालांकि ये केवल बुनियादी मुक्केबाजी है, कुछ भी उन्नत कुंग फू नहीं है। लेकिन आज दोपहर यह एक नई तरह की मुक्केबाजी है। यह अधिक उन्नत है, जो स्वाभाविक रूप से उन्हें खुश करता है। मैंने सुना है कि ऐसा लगता है कि उन्हें और अधिक उन्नत होने की आवश्यकता है।
दोनों बहुत खुश हैं। आखिरकार वे लंबे समय तक मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहते थे। अब वे मुट्ठी की अधिक उन्नत तकनीकें सीख सकते हैं। उनके दुखी होने का कोई कारण नहीं है। खाने के बाद उन्होंने बस थोड़ा आराम किया और फिर वे फिर से मार्शल आर्ट क्षेत्र में वापस चले गए। इससे हम देख सकते हैं कि वे प्रतिदिन कितनी बार मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं और कितने थके हुए होते हैं। बेशक स्कूल भी यह जानता है, इसलिए खाने में कोई प्रतिबंध नहीं है और खाना उनके पास रह सकता है। आप कुछ समय के लिए शानमन में रहे हैं। कुछ समय पहले आपने कुछ बुनियादी मुक्केबाजी तकनीकें भी सीखी। आज मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो कियाओ की हमारी उन्नत मुक्केबाजी है। कियाओ बिनलेई मुक्केबाजी। हालांकि यह मुट्ठी तकनीक का खजाना नहीं है हमारा विद्यालय, ये भी एक अपेक्षाकृत उन्नत मुट्ठी तकनीक है, इसलिए आपको अनुमति के बिना इस मुट्ठी तकनीक का खुलासा करने की अनुमति नहीं है। क्या आपने सुना है? हाँ, और सभी ने एक स्वर में कहा। शब्दों में उत्साह का हल्का सा एहसास है। ठीक है, मैं तुम्हें आगे एक ड्रिल दूंगा, तुम्हें इसे ध्यान से देखना होगा। बड़े के इतना कहने के बाद उसने सभी लोगों के सामने मंच पर एक एक करके एक चाल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। निम्नलिखित लोगों को इसे ध्यान से देखने देने के लिए वो एक एक करके एक चाल चलने में बहुत धीमा था और निम्नलिखित में से कई शिष्यों ने भी इसे ध्यान से देखा। लड़ाई के बाद वो निम्नलिखित लोगों को अपने पीछे आने के लिए कहता है। वो एक चाल चलता है और निम्नलिखित लोग एक चाल सीखते हैं जब तक कि सभी को सभी चालें याद न हो जाए। आज के अभ्यास के बाद आप में से प्रत्येक को एक पुस्तिका मिलेगी जिसमें 7 ऑब्सीडियन थंडरक्लैप मुट्ठी की सभी चालें और सारगर्भित सूत्र दर्ज हैं। इसमें केवल चालें हैं और कोई सारगर्भित सूत्र नहीं है। यह मुक्केबाजी सिर्फ एक नौटंकी है। वे सभी ये सारगर्भित सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना चाहिए कि निस्संदेह इस पुस्तिका को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, बुजुर्ग ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैं इधर उधर लड़ता हूं तो मुझे कोई शक्ति महसूस नहीं होती। लियो मिंगजी फुसफुसाए। बुनियादी मुट्ठी सीखने से पहले उन्होंने कोई सारगर्भित सूत्र नहीं सीखा था, इसलिए उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि कौन सा सारगर्भित सूत्र सीखना है। इससे पहले कि वो सोचता, यह मुट्ठी तकनीक स्पष्ट रूप से उन्नत है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मूल मुट्ठी जितनी शक्तिशाली नहीं है। फिर जब बुजुर्ग चले गए तो लोगों ने मार्शल आर्ट क्षेत्र में स्वयं अभ्यास किया और इन चालों को दृढ़ता से याद किया। शाम को सभी को पैम्फलेट सौंपा गया। पैम्फलेट पर शब्द, पैटर्न और समझने में आसान थे। यहाँ तक कि जो लोग शब्दों को नहीं जानते थे वे भी पैम्फलेट को देखकर इसके विरुद्ध अभ्यास कर सकते थे। लियो मिंगजी और ली डेयू को पैम्फलेट मिलने के बाद वे अभ्यास शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सके। इन दोनों को मार्शल आर्ट में बहुत रुचि थी। जब पहले उनके पास फॉर्मूला नहीं था तो उन्हें इसकी लत नहीं थी। अब जब उनके पास फॉर्मूला है तो उन्हें जल्द से जल्द इससे परिचित होने की जरूरत है। सूत्र बहुत लंबा नहीं है, उन्होंने जल्द ही इसे कंठस्थ कर लिया। फिर उन्हें इसका अभ्यास करने के लिए एक जगह मिल गई। जैसे ही उन्होंने सूत्र को अपने मुंह में पड़ा, उन्होंने वे चालें खेली जो उन्होंने पहले सीखी थी। सूत्र के माध्यम से अपनी श्वास को समायोजित किया और चालों से लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग किया। इस समय उन्हें पहले जैसा सुकून महसूस नहीं हुआ। बॉक्सिंग के पिछले सेट के बाद उन्हें पसीना भी नहीं आया और बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। लेकिन अब मुक्केबाजी का एक सेट समाप्त नहीं हुआ है और दोनों लोगों को पहले से ही थकान की गहरी अनुभूति हो चुकी है। हालांकि उनकी दृढ़ता बुरी नहीं है। वे अपने दांत काटते हैं और चालों का पूरा सेट खत्म कर देते हैं। इस समय दोनों लोग पसीने से लथपथ हो गए हैं और उनमें ज्यादा ताकत नहीं है। ओह, ये बहुत थक गया है। यदि आप लोगों के खिलाफ होने पर बहुत थक गए हैं तो दुश्मन को हमें मारने न दे, हम पहले थक जाएंगे। लियो मिंगजी ने असभ्य शब्दों में जमीन पर बैठते हुए कहा। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं और चालों और सारगर्भित फॉर्मूले को पूरी तरह से संयोजित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम बहुत थक गए हैं। कुशल होने के बाद हमें यह एहसास नहीं होगा, ली डियो ने अनुमान लगाया। लियो मिंगजी ने सहमति में सिर हिलाया। उसने पहले भी बड़े मार्शल भाइयों को इस तरह से मुक्कों से लड़ते देखा था, लेकिन उसने उन्हें थकते हुए नहीं देखा था। जाहिर है यह इसी कारण से था। इसके अलावा जब हम आंतरिक शक्ति सीख लेंगे तो इस मुट्ठी तकनीक की शक्ति मजबूत हो जाएगी। वे बड़े मार्शल भाई इस मुट्ठी से लड़ रहे हैं। आपको देखना होगा कि हमारे साथ पूरी तरह से 2 तरह की भावनाएं हैं, ली डियो ने जारी रखा। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 273 फिर से खो गया। लियो मिंगजी ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है। मैंने पहले भी बड़े मार्शल भाई म्यू को इस तरह की मुट्ठी से लड़ते देखा है। ऐसा लगता है कि मैं गड़गड़ाहट सुन सकता हूँ। उन दोनों ने अभी कोशिश की है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि शक्ति उन बड़े मार्शल भाइयों की तुलना में बहुत खराब है और गड़गड़ाहट और भी बदतर है। बॉक्सिंग के इस सेट का नाम देखकर साफ है कि वे बॉक्सिंग के इस सेट को जानते हैं। जब वे इसकी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें कुछ गड़गड़ाहट होनी चाहिए, लेकिन दोनों ने स्पष्ट रूप से अभी तक इसका अभ्यास नहीं किया है। मिंगजी और डेयू इतनी देर से अभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। इसी समय वहां से गुजर रहे एक शिष्य ने कहा। लियो मिंगजी और ली डेयू के मुताबिक ये शख्स भी उनके साथ माउंटेन गेट में दाखिल हुआ। हालांकि वो मार्शल आर्ट के अभ्यास